केस स्टडी नंबर 11। देखिए केस स्टडी कुछ इस तरह से है। एक प्रमुख भेषजिक कंपनी की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला में, भेषजिक मतलब होता है दवा बनाने वाली, एक प्रमुख भेषजिक कंपनी की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला में कार्यरत एक वैज्ञानिक ने खोजा कि कंपनी की सर्वाधिक बिक्री होने वाली पशु चिकित्सकीय दवाइयों में से एक दवाई बी में वर्तमान में असाध्य लीवर रोग जो जनजातीय क्षेत्रों में फैला हुआ है का इलाज करने की संभाव्यता है, परंतु मानवों के लिए उपयुक्त रूपांतर का विकास करने के लिए बहुत अनुसंधान और विकास की जरूरत थी। इसमें 50 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता था। इसकी संभावना कम थी, कंपनी अपनी लागत को वसूल कर पाएगी क्योंकि रोग केवल निर्धनताग्रस्त क्षेत्र में फैला हुआ था, इसका बाजार बहुत थोड़ा था। यदि आप सीईओ होते तो जिन विभिन्न कार्रवाइयों को आप कर सकते थे उनकी पहचान कीजिए, अपनी प्रत्येक कार्रवाई के पक्ष विपक्ष का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें मुद्दा क्या है, आप केस स्टडी समझ गए होंगे। आप इसमें कह रहे हैं कि आप एक कंपनी के सीईओ हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवा बनाती है। मेनली ये जो दवाई बना रही है उनमें से एक दवा बी है जो पशुओं की चिकित्सा के लिए बनाई गई। उसी दवा बी में एक ऐसा गुण है या एक ऐसा इसमें खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक है उसमें ऐसी कि उससे जनजातियों में फैले हुए एक लीवर रोग को दुरुस्त किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। लेकिन चूंकि वो पशुओं की दवा है बी, तो बी दवा को मानवों के लिए कन्वर्ट करने में बड़ा रिसर्च की जरूरत है और उसमें 50 करोड़ रुपए तक का खर्च आएगा। लेकिन चूंकि रोग जनजातियों में फैला है, उनकी परचेसिंग पावर क्रय शक्ति कम है, 50 करोड़ रुपए का जो लागत कंपनी लगाएगी, जनजातियों की कम क्रय शक्ति को देखते हुए उसके रिकवर होने की संभावना कम है कि दवा बेच के आप प्रॉफिट वसूल लेंगे। तो अब कंपनी के सीईओ के तौर पर आप क्या करेंगे? इसलिए दुविधा क्या है? सीईओ के तौर पर हमारा काम होता है कंपनी के हित को सोचना, व्यावसायिक नैतिकता के अनुरूप। तो एक तरफ से व्यावसायिक नैतिकता है, दूसरी तरफ से जीवन का अधिकार है। अगर आप दवा बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों को जीवन का अधिकार मिलेगा, और एक तरफ व्यावसायिक नैतिकता जिसमें आपको कंपनी को कभी घाटे में नहीं जाने देना है। कोई सीईओ कंपनी को जानबूझकर घाटे में ले जाए ठीक नहीं माना जाएगा। तो सीईओ के तौर पर आपका कर्तव्य है दवा कंपनी को जानबूझकर घाटे में न जाने देना, और एक संवेदनशील नागरिक के तौर पर आपका कर्तव्य है लोगों के जीवन के अधिकार की रक्षा करना। किसको तरजीह दें आप? यहां तक कि एक दवा बनाने वाली कंपनी के सीईओ में भी दवा किस लिए? जीवन रक्षा के लिए। कंपनी का एक लक्ष्य लाभ कमाना, दूसरा लक्ष्य है लोगों के जीवन की रक्षा करना। दो लक्ष्य टकरा रहे हैं, कंपनी का लाभ बनाना, कंपनी के द्वारा जीवन रक्षा के साध्य की पूर्ति, इनमें दोनों में टकराव है। सीईओ के तौर पर कर्तव्य में टकराव है आपके। आप किसको प्राथमिकता दें? लोगों के जीवन के अधिकार को प्राथमिकता दें या अपनी कंपनी के लाभ को प्राथमिकता दें? इसमें अल्पकालिक दीर्घकालिक हितों का टकराव हो सकता है। अल्पकालिक हित इसमें यही कि हम दवा बनाएं क्योंकि घाटा हो सकता है। दीर्घकालिक हित हो सकता है कि हमसे फायदा ले लें, कंपनी आगे चल के लाभ कमा ले, इससे उसका तमाम तरीके से लाभ होगा, देखेंगे कैसे बनेगा। तो ये इसमें कुछ नैतिकताएं हैं जिनका टकराव, बहुत सारी और नैतिकताएं दुविधाएं इसमें जो है, आप जो पहले से बता रखा है मैंने उसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले भी कंपनी वाला एक सवाल किया, उससे आप इसको, आपको याद हो एक स्टडी थी, इसमें मिस्टर ए थे, उनके खिलाफ मिसेज एक्स ने शिकायत की थी कि छेड़खानी करते हैं। मिस्टर ए कंपनी को बहुत लाभ दे रहे थे, लेकिन मिसेज एक्स इस्तीफा देकर चली गई। अब ए को हटाएंगे तो कंपनी का लाभ घटेगा, फिर एक्स को इस्तीफा देकर चले जाना उनका ये भी ठीक नहीं लगता है। तो उसमें आपको बताया था कि आप उस स्टडी को कैसे सॉल्व करेंगे। उसी तरीके का मामला यहाँ है। तो अगर आपने 2013-14 की वो केस स्टडी जो मिसेज एक्स और मिस्टर ए की थी उसके तर्क ठीक से याद किए होंगे तो उसकी स्टडी में वो तर्क यूज हो जाएंगे। पहले दुविधा नैतिक मुद्दे इसमें आपने समझ लिए। नैतिक मुद्दे के बाद आप समझते हैं इसमें, अब ये लिखना नहीं कोई नैतिक मुद्दे हर केस स्टडी में लिखे, कोई बात जरूरी नहीं। एक स्टडी में आपने 3 में नैतिक मुद्दे लिख दिए, 3 में नहीं लिखा। 3 में सीधे जहां से पूछा गया है कि सीईओ होते तो आप विभिन्न कार्रवाई कर सकते हैं, उनकी पहचान कीजिए, यही से केस स्टडी शुरू कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम इथिक्स केवल लिखने के लिए नहीं सीख रहे हैं अभी, हम तो उसको हल करना भी सीख रहे हैं, इससे हमारी क्षमता बढ़े, इसलिए मैं बार बार मुद्दों या नैतिक दुविधाओं की पहचान आपको करना सिखा देता हूँ। तो आप जानते हैं बहुत सारे हितधारक हैं, दवा कंपनी का हित है, काम करने वाले कर्मचारियों का हित है, घाटा होगा तो सब पर प्रभाव पड़ेगा। सीईओ के तौर पर इसमें आपका हित है, इसमें जनजातियों के हित का मामला जुड़ा हुआ है। राज्य जो कल्याणकारी उसका काम है नागरिकों के जीवन की रक्षा करना, राज्य को ऐसी दवा मिलती है तो उसका हित इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे हित इसमें नागरिकों के, खासतौर पर जनजातीय नागरिकों के, कंपनी के मजदूरों कर्मचारियों के, सीईओ के, इस तरह के हित इसमें जुड़े हुए हैं। आदर्श इनका प्रयोग करेंगे उपयोगितावाद, क्योंकि अपनी लाभ के लिए काम करती है। तो लाभ की नैतिकता जहां वहां परिणाम सापेक्षतावाद आएगा। आप बहुत बार पूछते थे मुझसे कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा एथिक्स ज्यादा हमको इस्तेमाल करना चाहिए। जहां व्यावसायिक कंपनियां हैं इसका तो उनमें लाभ की नैतिकता हमेशा प्रमुख होगी। आप किसी कंपनी के किसी दुविधा में अगर केस स्टडी को ऐसे हल करेंगे तो उसको ऐसे नियम का पालन करना चाहिए, भले उसको घाटा हो जाए, असल में आपने केस स्टडी हल करने के बजाय उसको नैतिक प्रवचन दे डाला। कंपनियां ही अगर घाटे के लिए काम करने लगेंगी तो बचेगी कौन सी कंपनी? तो आपको तो केस स्टडी ऐसे सॉल्व करनी होती है व्यवसाय करने वाली कंपनियों की जिसमें कंपनी का लाभ भी सुनिश्चित हो जाए और नियम का पालन हो जाए। ऐसा करेंगे तो बात समझ में आएगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नियम का पालन करो चाहे हानि ही हो जाए, तो कोई सिविल सेवक थोड़े है कंपनी। तो आप कई बार पूछते थे कि जो उपयोगितावाद हम पढ़ रहे हैं, परिणाम निरपेक्षतावाद पढ़ रहे हैं, हम कैसे पता करेंगे? मैंने कहा था कि इसका आपको इंतजार करना पड़ेगा, और कहा था कि आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर सब ध्यान से सुनते जाइए, बाद में इन्हीं सबका इस्तेमाल करूंगा केस स्टडी हल करने में, सवाल हल करने में। तो आप देख रहे हैं इसका हल हो रहा है। पिछले समय में भी आपको दिखाया था कि दलित रसोइये वाली की स्टडी में हमने मानसिक सुखवाद का इस्तेमाल किया था। ये उन सवर्णों के हित में नहीं, उच्च जातियों के लोगों के हित में नहीं जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, क्योंकि उनके मानसिक परिष्करण में गिरावट आ रही है इससे। उनके अपने हित में नहीं कि बच्चों को स्कूल जाने से रोकें या अस्पृश्यता का पालन करें। तो हमको ज्यादातर केस स्टडी में क्या दिखाना होता है? जो आदमी अनैतिकता का पालन कर रहा है या नैतिकता के साथ नहीं जा रहा है वो अपना नुकसान कर रहा है। इस केस स्टडी को भी ऐसे करना होगा। अगर आप जनजातियों के लिए दवा नहीं बनाएंगे तो कंपनी को नुकसान होगा। अगर हम ये दिखा दें कि दवा बनाने में ही कंपनी का फायदा है तो दुविधा हो गई, क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है दवा बनाएंगे तो
कंपनी घाटे में जाएगी, दवा नहीं बनाएंगे तो उनके जीवन का अधिकार छिनेगा। जीवन का अधिकार बचाते हैं तो कंपनी घाटे में जाती है, कंपनी को घाटे से बाहर नहीं आते हैं तो दवा नहीं बनती। लेकिन अगर हम ये दिखा दें कंपनी की दवा बनाने में कंपनी का प्रॉफिट भी है और उसमें जीवन रक्षा का अधिकार भी है, तो फिर तो दुविधा लोगे। देखिए पहले तक सुनिए, फिर मैं कुछ पॉइंट्स के नोट कर दूंगा। तो मैंने कहा कि हमको तो 3-4 सवाल इन सबको करना है। तो आपने देखा कि जब बहुत विस्तार से लिखते हैं तो सब लिखने और समझने में 2 घंटे में 2 केस स्टडी हो पाती है। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। जिन कार्रवाइयों को आप कर सकते हैं उनकी पहचान कीजिए और उनके पक्ष विपक्ष का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका मतलब एक ही सवाल में से कार्रवाई बताइए, पक्ष विपक्ष बताइए। मैं कहूंगा कि मैं निम्न क्रम में इसमें कार्रवाइयां करूंगा। क्या मैं कहूंगा, मैं दवा बनाने का निर्णय लूंगा। जैसे उसमें दलित रसोई वाले में कहा था कि हम पहले से डिसाइड कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे, उसके स्टडीज में आप डिक्लेयर कर देंगे और फिर आप क्या करते हैं, आप बता देते हैं क्या कि आप दवा क्यों बनाएंगे और फिर बताते हैं कि उसके बाद अब दवा बनाने का आपने निर्धारण कर लिया, क्यों बनाएंगे भी बता दिया, तो कार्रवाई बता दीजिए किस क्रम में कार्रवाई करें। बिल्कुल दलित रसोई वाला मॉडल लोग उसमें फॉलो कर रहे हैं। मैं कहूंगा मैं सीईओ के तौर पर दवा बनाऊंगा। तो कहेंगे किसके समर्थन के तर्क इसलिए। पहला तर्क मैं कहूंगा इसी में कंपनी का लाभ है, दवा बनाने में ही कंपनी का लाभ है। क्या दुविधा दिख रही थी आपको? कंपनी दवा बनाएगी तो कंपनी का घाटा होगा, हम दिखा रहे हैं कंपनी दवा बनाएगी तो कंपनी का लाभ होगा। तो अगर ये सिद्ध कर दें हम तो दुविधा खत्म हो गई। फिर तो दवा बनाने में कंपनी का लाभ, दवा बनाने में लोगों के जीवन की रक्षा का अधिकार, मामला हल हो गया। मैं यही कह रहा हूं, हम कहेंगे हम दवा बनाएंगे क्योंकि पहला इसी में कंपनी का लाभ है, यानी ये उपयोगितावाद के साथ संगत है। मैं कहूंगा कंपनी का लाभ भी इसी में है और महत्तम लोगों का लाभ भी इसी में है। इसके उपयोगितावादी नैतिकता से और कंपनी के संदर्भ में स्वार्थवादी नैतिकता से यही विकल्प उचित है। स्वार्थवाद से इसमें कहा जाता है सबको अपने हित के लिए काम करना चाहिए, उसके साथ संगत है। उपयोगितावाद से संगत है और व्यावसायिक नैतिकता कहती है कि आपको लाभ के लिए काम करना चाहिए, उसके साथ संगत। मैंने पहला आधार जो लिया क्या, मान लीजिए मैं लिख देता हूं दवा बनाने का निर्णय और उसके समर्थन के तर्क। और पहला जो समर्थन का तर्क है इसका दवा बनाने के निर्णय तो क्या है, इस नैतिकता के आधार पर कहा कि स्वार्थवादी नैतिकता, योग्यतावादी नैतिकता और व्यावसायिक नैतिकता। स्वार्थवाद से क्या कहेंगे, इसी में कंपनी का हित और लाभ है। इसमें कहेंगे इसी में सभी का या महत्तम हितधारकों का लाभ है। इसमें कहेंगे इसी में व्यवसाय के आदर्शों का पालन होगा। चलिए तो 3 हमने आधार चुने और कहा कि दवा बनाने का निर्णय लेंगे। पहला जो इसमें आधार बनाया, क्या कहूंगा मैं कि किसी कंपनी के लाभ का संबंध है इससे, ब्रांड वैल्यू से, कंपनी की ब्रांड इमेज से। मैं कहूंगा या मान लो अगले पेज पर जाता हूं इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए। क्या कहेंगे, किसी कंपनी का स्वार्थ, किसी कंपनी का लाभ इसमें है, उसकी ब्रांड वैल्यू में इजाफा, उसकी ब्रांड इमेज का मजबूत होना, उसकी सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ना। वो इजाफा लिखा है ऊपर, इजाफा मतलब होता है बढ़ोतरी, ब्रांड वैल्यू में इजाफा। कैसे, तो इसी में कंपनी का हित है। मैं कहूंगा जब कंपनी दवा बनाएगी तो दवा बनाने के बाद इससे जब असाध्य रोग आदिवासियों का, जनजातियों का ठीक होने लगेगा, तो असाध्य रोग ठीक होने पर पूरे उस इलाके के अखबारों में, मीडिया में, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, सब जगह कंपनी को क्या मिलेगी, पब्लिसिटी। तो जैसे कंपनी अपनी दवा बना लेगी और दवा बनाने के बाद आदिवासी इसको खाएंगे और असाध्य रोग ठीक होने लगेगा, तो असाध्य रोग ठीक होने पर सारे मीडिया हाउस, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब इसकी व्यापक कवरेज करेंगे। तो अगर इसकी व्यापक कवरेज होगी इसका क्या होगा, इससे ऐसा दवा अगर आपने बना ली तो व्यापक मीडिया कवरेज, तो व्यापक मीडिया कवरेज से कंपनी की पब्लिसिटी। आप क्या कहेंगे, आज ब्रांड इमेज बनती कैसे कंपनी की? कंपनियां ब्रांड इमेज बनाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करती हैं एडवर्टाइजमेंट पे, प्रचार पे। ब्रांड इमेज बनाने का क्या करती है कंपनी? इसके लिए कंपनियां क्या करती हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए का विज्ञापन करती हैं और फिर भी कई बार जन स्वीकार्यता नहीं मिल पाती। पेड विज्ञापन से कई बार जन स्वीकार्यता नहीं मिल पाती। लेकिन जब कोई कंपनी दवा बनाएगी और उससे असाध्य रोग ठीक हो जाएगा, सारे अखबार के फ्रंट पेज पर छपने लगेगा। जिस विज्ञापन को लेने के लिए कंपनी को सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते, सारे अखबारों के फ्रंट पेज, सारी टीवी न्यूज में, सारा सोशल मीडिया में, इतना प्रचार तो कंपनी 10 वर्ष में ना कर पाती।
कंपनी को क्या होगा, अचानक उसकी ब्रांड वैल्यू में इजाफा हो जाएगी, कंपनी की इमेज बहुत बेहतर हो जाएगी, समाज में कंपनी की छवि बेहतर हो जाएगी, उसकी स्वीकारता बढ़ जाएगी। परिणाम क्या होगा, जैसे इसकी ब्रांड इमेज बढ़ गई, जैसे इसकी पब्लिसिटी हुई और इसकी ब्रांड वैल्यू एवं इमेज का निर्माण हुआ, और कैसे, फ्री में, कैसे, तो ये सब क्या है, पब्लिसिटी, ये सारी पब्लिसिटी मुफ्त है, ये फ्री पब्लिसिटी है, फ्री प्रचार है। ये मुफ्त का प्रचार होगा, आपने खर्चा किया नहीं कुछ, ब्रांड इमेज का निर्माण हो गया, ब्रांड वैल्यू का निर्माण हो गया। कंपनी क्या कर सकेगी, इससे दो फायदे होंगे, एक, कंपनी की बिक्री में बढ़ोतरी, इसकी सेल बढ़ जाएगी, सेल बढ़ेगी तो उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दूसरा, कंपनी की ब्रांड वैल्यू बनने पर सभी दवाओं का मूल्य बढ़ाने की क्षमता। एक बार कंपनी की ब्रांड वैल्यू बन गई, आप क्या पाते हैं, आप मार्केट में बहुत नामी कंपनियों की दवा खरीदने जाते हैं, वही जेनरिक दवा खरीद लीजिए, दोनों के दाम में जमीन आसमान का फर्क होता है। जेनरिक दवा अगर आपको 5 रुपए मिल जाएगी तो ब्रांड वाली दवा 50 रुपए मिलेगी, 10 गुना ज्यादा। जिस मोमेंट कंपनी क्या करेगी, अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर लेगी, अपनी दवाओं का, बाकी दवाओं का दाम क्या कर देगी, बढ़ा देगी, 2 गुना 3 गुना दाम अगर बढ़ गया तो कंपनी का लाभ 2-3 गुना बढ़ गया। तो उस दवा में तो कंपनी को घाटा हो रहा है जो कंपनी ने बनाई, लेकिन दूसरी दवा में क्या होने लगा, दूसरी दवा में फायदा होने लगा। अब एक दवा से तो आप कितना पैसा कमा पाते, लेकिन अगर आपने जितनी दवाएं आपकी कंपनी की पोर्टफोलियो में है सबका दाम बढ़ा दिया तो आप तो 2-3 गुना ज्यादा फायदा कमाने लगे, तो आप घाटे की क्या कर लेंगे, बड़ी आसानी से भरपाई कर लेंगे। और ब्रांड वैल्यू बन गई तो इससे जो आपको लाभ मिलेगा कब तक मिलेगा, अब तो 25-50 बरस तक मिलता रहेगा। दुनिया की बड़ी कंपनियां जो दवा कंपनियां ब्रांड नेम बना लिया है तो आप तो फिर लाभ कमा रहे हैं। ब्रांड वैल्यू बनाना सबसे मुश्किल काम है कंपनियों के लिए, जन स्वीकारता बनाना कब मुश्किल काम है, इसी के लिए कंपनी पूरी ताकत झोंक देती है। आप दिखाएंगे ये जो काम है ये तो कंपनी बड़ी आसानी से कर देगी। तो सारी दवाएं अगर उसकी बिक्री बढ़ गई, सारी दवाओं की कीमत बढ़ा दी कंपनी ने और लोग उसके बावजूद खरीद रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में कंपनी की इमेज बेहतर है, विश्वसनीयता बढ़ गई, तो कंपनी इस घाटे की भरपाई कर लेगी। तो इसलिए कंपनी में लाभ होगा तो कंपनी का स्वार्थ है कि दवा बनाए, कंपनी का हित इसमें दवा बनाए। स्वार्थ का प्रयोग किया, यहाँ क्या दिखाया, सबके हित में हमारा हित है, समाज का हित पूरा होगा तो समाज बदले में आपको विश्वसनीयता देगा, और विश्वसनीयता से क्या होगा, आपका लाभ होगा। तो एक तरह से क्या है ये, तुमने देखा कि हमने किस तरह का प्रयोग किया, एक तरीके से हमने प्रयोग कर लिया प्रबुद्ध स्वार्थवाद, क्या, सर्वहित में मेरा हित, आपने लोगों का हित पूरा किया, बदले में लोगों ने विश्वसनीयता से आपकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ाकर आपका हित पूरा कर दिया। ऐसे आप कहेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा आप कहेंगे कि ये व्यवसायिक नैतिकता के साथ, अच्छा उपयोगितावाद के साथ। देखो क्या पा रहे हो इससे पा रहे हो किसमें, कंपनी का लाभ है, इसी में जनजातियों का लाभ है, इसी में राज्य का लाभ है, इसी में मानवता का लाभ है, इसी में विज्ञान, दवा कंपनी के शोध इत्यादि का लाभ है। विज्ञान की भी तरक्की होनी चाहिए, इसका भी लाभ है, रिसर्च करेंगे दवा बनेगी, लाभ मिलेगा, नया आइडिया आएगा, उपयोगितावाद के साथ संगत है कि इसमें सबका लाभ है। पहले शुरू में दिख रहा था कंपनी का शायद हानि हो, लेकिन आपने दिखाया कंपनी की हानि नहीं होगी। एक दवा से कंपनी कितना कमा लेती, लेकिन कंपनी दवा बना लेगी तो फिर तो बाकी दवाओं से इतना कमाएगी, सबकी भरपाई हो जाएगी। अभी उसका भी इंतजाम करेंगे, कंपनी को हो सकता है वही पैसा मिल जाए उसने लगाया है, लेकिन अभी तो हम स्तर पर जाए सीधे, हम कहेंगे व्यावसायिक नैतिकता के साथ भी ये संगत है। व्यावसायिक नैतिकता क्या है, व्यावसायिक नैतिकता क्या कहती है, व्यावसायिक नैतिकता कहती है कि लाभ जैसे बुद्धिमत्तापूर्ण रिस्क से जुड़ा होता है। अगर आप कोई रिस्क ही नहीं लेते तो आप लाभ भी नहीं हासिल कर सकते। एज ए बिजनेसमैन यू हैव टू टेक रिस्क, जब आप रिस्क लेते हैं तो लाभ होता है। तो मैं एक बुद्धिमान सीईओ हूं, व्यवसाय का नियम क्या कहता है कि व्यवसाय को हमेशा समय से आगे सोचना चाहिए, उसको कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए, रैशनल रिस्क लेने चाहिए। उनसे आप कहेंगे उसके साथ भी ये संगत है, व्यवसायिक नैतिकता के साथ संगत है। अब आप इसके बाद बाकी नैतिकताओं के साथ तो संगत बना ही देंगे इसको, सबसे मुश्किल बात यही थी कंपनी का घाटा हो रहा, उन्होंने बता दिया। आप कहेंगे इसके बाद यही मनुष्य को साध्य मानने की नैतिकता, तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप ये जीवन के अधिकार को सर्वोच्च पढ़ाया था आपको, मूल्यमान पढ़ाया था आपको क्या, कि जब दो मूल्यों में टकराव हो तो हमेशा श्रेष्ठ मूल्य को चुनते हैं। क्या पाते हैं तुम, इसमें टकराव किसमें हो रहा था, आर्थिक मूल्य बनाम संवैधानिक मूल्य बनाम मानव मूल्य बनाम जीवन का मूल्य, इस तरह के जो मूल्य थे उसमें ये मूल्य श्रेष्ठ होगा। फिर आप इसमें कांत अप्लाई कर देंगे, कांत का मनुष्य को साध्य मानना, गादी का साध्य साधन इस्तेमाल कर देंगे कि केवल लाभ कमाना जरूरी नहीं है, साधन पवित्र होना चाहिए, लाभ उचित साधन से आना चाहिए। गांधी के 7 पाप में शामिल है, नैतिकता के बिना व्यवसाय नहीं होगा, लाभ नहीं होगा श्रम के बिना, उसके इस तरह के मानवता के बिना।
तो गांधी के भी आइडियाज को संगत बना देंगे। बहुत सारी नैतिकताएं जिनका आप प्रयोग करेंगे, जिनमें आप कह देंगे उसके साथ ही संगत है। तो आप तर्क दिखाएंगे कि मैं दवा क्यों बनाऊंगा, क्योंकि इसमें जो इस केस स्टडी में व्यवसाय का मामला है उसकी नैतिकता इसमें फिट हो रही है, तो उपयोगितावाद की नैतिकता फिट हो रही है, फिर लाभ की नैतिकता फिट हो रही है। आपने कई आधारों पर पहले तो जस्टिफाई कर दिया, इसलिए मैं इसको चुन रहा हूं। दूसरी बात, आप कहेंगे कार्यवाहियों का क्रम क्या होगा। तो आप कार्यवाहियों को जो उनका क्रम है इस तरीके से बांट सकते हैं। एक, दवा बनाने से पहले, और दूसरा दवा बनाने के बाद। दो तरह की कार्यवाहियों में आप जाएंगे। कार्यवाहियों का क्रम, दवा बनाने से पहले, दवा बनाने के बाद। ठीक है। आप जब दवा बनाने से पहले कार्यवाही की बात करेंगे तो आप कुछ इस तरह की बात कहेंगे। कैसे? दवा बनाने से पहले जो कार्यवाही करेंगे, आपको कहेंगे दवा बनाने से पहले मैं अनुदान लेने की कोशिश करूंगा। कार्यवाही क्या होगी? अनुदान प्राप्त करने का प्रयास, किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना, यानी साझेदारी का प्रयास, इस तरह की कोई प्रयास आप करेंगे। इसमें बताएंगे आप भाई चूंकि ये दवा जनजातीय क्षेत्रों में फैले हुए रोग को ठीक करेगी और राज्य भी चाहता है कि जनजातियों की प्राण की रक्षा की जाए, तो क्यों ना हम राज्य से अनुदान मांगे कि राज्य इस दवा कंपनी में अपना फंड डाले और विकास के बाद जो दवा हम बनाएंगे उस दवा का हम कोई लागत नहीं लेंगे, राज्य उसका जेनरिक तरीके से यूज कर सकेगा। हम कहेंगे कार्रवाई क्या करेंगे? राज्य को प्रपोजल देंगे जो असाध्य रोग है ठीक हो सकता है। असाध्य रोग ठीक होने से जनजातियों के श्रम का, जनजातियों के जीवन का, इन सब का जो लाभ राज्य को मिलना चाहिए। भाई जनजाति अगर स्वस्थ रहेंगे, श्रम करेंगे, तो राज्य को भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी के लिए, आर्थिक समृद्धि में उसका योगदान दे रहे हैं। तो कहेंगे राज्य का जीवन बचाना काम है, तो राज्य अगर समझ ले और कहते हैं हमको आश्वासन दे दे कि हम निवेश में, विकास में जो इस दवा के वैज्ञानिक अनुसंधान में खर्च आएगा वो हम बियर करेंगे। आप दवा बनाइए, कंपनी दवा बनाए और कंपनी दवा बनाने के बाद उस दवा से कोई प्रॉफिट ना कमाए, लागत अपनी ले ले बस। लागत लेने पर भी कंपनी को पब्लिसिटी मिलेगी, तो वो लाभ जो पहले बताया उसमें मिल ही जाएगा, और साथ में राज्य से अनुदान मिलने पर घाटा दूर हो गया। तो विन-विन सिचुएशन है। कंपनी को नाम का लाभ, कंपनी को सामाजिक स्वीकारता, कंपनी ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का पालन किया और राज्य ने अपने नागरिकों के जीवन रक्षा के अधिकार को बचाया, दोनों का फायदा। इस आधार पर अनुदान मांगने का, तो पहला अनुदान किससे मांगेंगे? राज्य से अनुसंधान के लिए क्या मांगेंगे? अनुदान। और उसके बाद उसके लिए तर्क जो मैंने बताए वो तर्क बता ही दिए। इसमें क्या है? कंपनी का लाभ, साथ में राज्य का तथा जनजातियों का लाभ। राज्य के कर्तव्य के साथ भी संगत है। राज्य तथा जनजातियों का लाभ, कंपनी का लाभ दोनों शामिल है अनुदान मिलने में। और मैंने बताया कि कंपनी क्या करेगी? प्रॉफिट नहीं कमाएगी, केवल अपना खर्च ले लेगी, ये प्रपोजल देगी। कंपनी WHO से अनुदान मांग सकती है बहुत सारी जगहों पर। कह सकती है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लिखेंगे, राज्य तैयार नहीं होगा। कंपनी क्या कर सकती है? किसी बड़े NGO जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा हो उससे अनुदान मांग सकती है। कंपनी किसी बड़ी दवा कंपनी से कह सकती है कि हमारे साथ मिलकर दवा विकसित कीजिए, इसमें पैसा डालिए, और जो बाद में ब्रांड वैल्यू बनेगी उनमें दोनों को फायदा होगा। दवा कंपनी पैसे की व्यवस्था कर दे और बाद में दोनों ब्रांड शेयर कर लें, उससे जो मिलने वाली सामाजिक स्वीकारता है। इस तरीके से आप अनुदान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उसी कंपनी के साथ साझेदारी का मामला है। आप किसी कंपनी को ऑफर करेंगे कि हमारे साथ आइए, दवा विकसित करने में पैसा डालिए, हमारे पास एक्सपर्टीज है, आइडिया है, आपका पैसा होगा, नाम दोनों का होगा। तो हम NGO से, सिविल सोसाइटी से, राज्य से, WHO से, कंपनी से, इनसे किसी से पैसा प्राप्त करने की कोशिश करें। पहली कार्रवाई करेंगे, दवा बनाने से पहले रिस्क को मिनिमाइज करेंगे। क्या कर रहे हैं हम? दवा बनाने से पहले आर्थिक जोखिम को कम करने का प्रयास है। आर्थिक जोखिम को कम करने का प्रयास है। आर्थिक जोखिम कम कीजिए। फिर आप दूसरी बात कहेंगे कब? दवा बनाने के बाद। फिर आप कहेंगे दूसरी कार्रवाई होगी जो दवा बनाने के बाद। आप कहेंगे दवा बनाने के बाद अब राज्य पर दबाव बढ़ जाएगा। हो सकता है राज्य आप पर पहले भरोसा ना करे कि आप दवा बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर आपने दवा बना दी तो आप अब क्या कर सकते हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भागीदारी कर सकते हैं। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय क्या करे? अनुदान देने के बजाय, पहले तो अनुदान की जरूरत थी, अब क्या करे वो? भागीदारी, जिसमें मंत्रालय या सरकार लागत मूल्य या बहुत कम लाभ के साथ दवा खरीद ले। भाई जनजाति तो नहीं खरीद सकती, सरकार तो खरीद सकती है। सरकार दवा खरीद ले, हमारे साथ करार कर ले, सरकार सारी दवा सरकार को देंगे, सरकार जनजातियों को दे, सब्सिडी देती है सरकार। आयुष्मान योजना है, तमाम तरह की योजना है, उनके तहत ना सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय किसी योजना के तहत इस दवा को ले ले। जैसे आप कहेंगे कि इसमें क्या कर ले, वो करिए इस बीमारी को, वो आप कहेंगे आयुष्मान भारत जैसी स्कीम में ले आए, उसके तहत ले ले। राज्य ने जो बीमा करवा रखा हो, क्या कर रखा हो? गरीबों का जो स्वास्थ्य बीमा हो उसके तहत
बीमा कंपनी इसका भुगतान कर दे। इलाज के लिए बीमा करवाते हैं, राज्य कल्याणकारी राज्य के तौर पर अगर किसी स्कीम के तहत जैसे आयुष्मान भारत के तहत कोई बीमा करवा रखा है, उसके तहत राज्य हमसे दवा खरीद ले और वंचित वर्गों में जनजातियों में बांट दे। दवा बन चुकी है, अब तो उस पर संशय नहीं है। आप कहेंगे यही काम WHO वगैरह के साथ भी आप करेंगे, यही काम एनजीओ के साथ करेंगे कि एनजीओ दवा खरीद ले और बांट दे। तो यही बात जो आप है, आप इसी बात को, इसी स्टेप को एनजीओ, सिविल सोसाइटी, WHO इनके साथ या किसी बड़ी दवा कंपनी से फंड का प्रबंध हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन वो दे दे। इससे आप कहेंगे कि हम इसका इंतजाम कर सकते हैं। आप कहेंगे कि इसका प्रयास इसके लिए क्या हो सकता है, कंपनियां अपने CSR के फंड से हमें फंडिंग कर दें। हर कंपनी का जिसका 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, लाभ, उसके पास को क्या करना होता है, CSR देना होता है। तो CSR का फंड हमको दिलवा दे राज्य। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत आप क्या करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे खर्च करते हैं, इनके तहत राज्य से पैसा दिलवा दे, उससे हम इसका इस्तेमाल कर लें। हम इस कंपनी इसको क्या कर सकते हैं, इसके पेटेंट के लिए आवेदन करके उसमें भी किसी कंपनी को लाभ में हिस्सेदारी देना। कि अब दवा बन गई, अब तो कोई कंपनी जो बड़ी कंपनी होगी जिसको पेटेंट हमारे साथ साझा करने से लाभ मिलेगा, उसके साथ इस तरह का अनुदान करार कर लेना। इस तरह की बात से हम कहेंगे कि हम दवा बनाने के बाद उस घाटे के लिए दवा खरीदने के संदर्भ में उनकी जिनके पास परचेजिंग पावर है उनकी मदद लेंगे और उस परचेजिंग पावर के थ्रू हम इस तरह का काम करके दवा खरीद लेंगे, सर दवा खरीदवा लेंगे और उससे अपने घाटे की पूर्ति कर लेंगे। पक्ष विपक्ष का मूल्यांकन कीजिए। आप कहेंगे कि हमने दवा बनवाई, उसका हो सकता है कि दवा बनाने में फेल कर जाए, पैसा भी लग गया, दवा भी नहीं बनी, इसका विपक्ष हो सकता है। रिस्क तो है ही, लाभ में बताएंगे तो आर्थिक लाभ का मामला नहीं। दवा बना देंगे अगर तो कंपनी के भीतर काम करने वाले तो कर्मचारी हैं, उनकी निगाह में कंपनी की इमेज बेहतर हो जाएगी। समझेंगे कि कंपनी, हमारी कंपनी कैसी है, नैतिक कंपनी। क्या होगा, उनकी निष्ठा कंपनी के प्रति बन जाएगी, लॉयल्टी बढ़ जाएगी, और उनकी निष्ठा के बढ़ने से, उनकी लॉयल्टी के बढ़ने से कंपनी का वर्क कल्चर बेहतर होगा, कंपनी में काम करने वालों की प्रेरणा बढ़ेगी। तो आप इसमें जो लाभ बताएंगे, जो विपक्ष बताएंगे, जैसे विपक्ष में क्या बताएंगे, इसमें जो बात पूछी गई ना, जो कार्रवाई आप कर रहे हैं उन कार्रवाइयों में पक्ष विपक्ष बताइए। तो आप पक्ष में, विपक्ष में जो तर्क बताएंगे, पक्ष में क्या बताएंगे, कंपनी के पास वैज्ञानिक शोध अनुसंधान की क्षमता का बढ़ना। आपने शोध किया, आपके वैज्ञानिक क्षमता बढ़ गई, इस ज्ञान का प्रयोग करके अन्य दवाओं का उत्पादन। भाई एक बार आपने एक पशु दवा को मानव दवा में बदल दिया तो फिर तो आप इस काम को दूसरे जगह पर भी कर सकेंगे। तो ये पक्ष है। इसमें है कंपनी के कर्मचारियों की प्रेरणा में वृद्धि, उनका कंपनी के प्रति भावनात्मक लगाव बेहतर हो जाएगा। जो आदमी समझता है कि हमें कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी को सैलरी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या समझता है, ये कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, सामान्य कंपनी नहीं है, ये तो मानवता की रक्षा के लिए भी काम किया। उसमें काम करने वाले एम्प्लॉई की जैसे कंपनी की इमेज बेहतर होगी, लोगों को पता चलेगा कि उसी कंपनी का एम्प्लॉई है जिसने जनजातियों के लिए दवा बनाई, तो उससे आपकी इमेज बेहतर होगी। जो सम्मान कंपनी को मिलेगा वो कर्मचारी को मिलेगा, बदले में कर्मचारी की निष्ठा प्रेरणा कंपनी के प्रति बढ़ जाएगी। पक्ष में कुछ ऐसी बात बतानी है, कंपनी के शोध का एटमॉस्फेयर बेहतर हो जाएगा। वैज्ञानिक जब इतना शोध करेंगे तो उनके ज्ञान में बढ़ोतरी हो जाएगी, उस ज्ञान बढ़ोतरी का लाभ उनको और जगहों पर मिलेगा। कंपनी के कर्मचारियों की प्रेरणा बढ़ गई, कंपनी के कर्मचारियों में निष्ठा कंपनी के प्रति बढ़ गई। ये सब लाभ बताएंगे। विपक्ष बताएंगे कि संभावना है कि पशु के लिए बनी दवा का मानवीय संस्करण या मानवीय वर्जन ना बन पाए। दशा में कंपनी को वित्तीय क्षति, उसके कर्मचारियों को डिमोरलाइज होंगे, कंपनी की सैलरी बांटने की क्षमता अपने कर्मचारियों की घटेगी, रोजगार पर संकट आ सकता है। इस तरह की कुछ बातें विपक्ष में आप बताइएगा कि जो कार्रवाई हम करने जा रहे हैं इसमें ये हो सकता है। तो कुछ ऐसी विपक्ष के साथ बातें बता के आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। अब 12वां सवाल बड़ा आसान, इसको मैं बहुत सामान्य तरीके से हल कर देता हूं, क्योंकि आप देखते हैं जैसे लिखने के लिए हम जाते हैं वैसे ही समय लगना शुरू हो जाता है। 45 मिनट लग गया इसमें भी। 12वां क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 12 या फिर हम कहें स्टडी नंबर 12। एक आपदा प्रवण राज्य है, इसमें अक्सर भूस्खलन, दावानल, मेघ विस्फोट, आकस्मिक बाढ़ और भूकंप आ जाते रहते हैं। इनमें से कुछ मौसमी और अक्सर अनुमेय है। अनुमेय मतलब इनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कब आ जाए पता नहीं चलेगा। आपदा का परिणाम हमेशा अप्रत्याशित होता है। एक मौसम के दौरान एक मेघ विस्फोट के कारण विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन हुए, जिससे अत्यधिक दुर्घटनाएं हुई। सड़कों, पुलों और विद्युत उत्पादी यूनिटों जैसी बुनियादी संरचना को बेहद क्षति पहुंची। इसके फलस्वरूप 1 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री, पर्यटक, अन्य स्थानीय निवासी विभिन्न मार्गों और स्थानों पर फंस गए।
जिम्मेदारी के आपके क्षेत्र में फंसे हुए लोगों में वरिष्ठ नागरिक, अस्पतालों में मरीज, महिला और बच्चे, पदयात्री पर्यटक, शासक पार्टी के प्रादेशिक अध्यक्ष अपने परिवार सहित पड़ोसी राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव और जेल के कैदी शामिल थे। राज्य के एक सिविल सेवा अधिकारी के तौर पर आपका आदेश क्या होगा जिससे आप इन लोगों को बचाएंगे और क्यों? एक तरीके से ये पूछ रहे हैं भाई आप इनमें किस क्रम में बचाएंगे, क्या आदेशित करेंगे? अंग्रेजी में ज्यादा स्पष्ट है, एज सिविल सर्विसेज ऑफिसर स्टेट व्हाट वुड बी द ऑर्डर इन व्हिच वी वुड रेस्क्यू दीस पीपल एंड व्हाई, गिव जस्टिफिकेशन। किस क्रम में बचाएंगे? देखिए अब आपको इसके लिए कुछ तर्क करने पड़ेंगे, किस क्रम में बचाएंगे। मैं इसमें अब जो दुविधा है बाकी चीज में नहीं जा रहा हूं, सीधे सवाल के उत्तर में आ रहा हूं, किस क्रम में बचाएंगे। पहला एक आधार बना सकते हैं आप उपयोगितावादी तर्क। आप कहेंगे जिनको बचाने में लाभ ज्यादा होगा सबसे उनको पहले बचाएंगे, जिनको पहले बचाने में हानि हो जाएगी उनको बाद में बचाएंगे। जैसे अगर अतिरिक्त मुख्य सचिव को हम पहले बचा दें तो हमारी हानि, क्योंकि अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास प्रशासनिक अनुभव है, मुख्य सचिव के पद तक पहुंचा तो उसको ऐसी आपदाओं को हैंडल करना आता होगा, इसलिए मुख्य सचिव को तो हम सबसे बाद में बचाएंगे। क्या करेंगे उसका इस्तेमाल लोगों को बचाने में लेंगे, उस समय जो मैनेजमेंट की जरूरत है उसमें उसका इस्तेमाल लेंगे जिससे वो दूसरे ज्यादा लोगों की जान बचा सके। इसलिए हम कहेंगे कि उसका होना वहां जरूरी होगा, उनको पहले नहीं बचाएंगे। पहले आप कुछ इस तरह के तर्क बनाएंगे, फिर आप कहेंगे कि जो रूलिंग पार्टी रीजनल प्रेसिडेंट लॉन्ग विद दिस फैमिली अपने परिवार के साथ फंसे हुए हैं, रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट, उनको भी नहीं बचाएंगे, उनके परिवार के सदस्यों को बचाएंगे, उनको नहीं बचाएंगे पहले, क्योंकि जब रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट वहां बना रहेगा तो पूरे राज्य में संदेश जाएगा कि स्थिति नियंत्रण में है। पूरे राज्य में संदेश जाएगा कि जब तक वहां मुख्य सेक्रेटरी दूसरे राज्य के सत्तारूढ़ दल के सबसे बड़े नेता वहां मौजूद हैं तो बाकी जनता को कुछ नहीं होगा, पैनिक नहीं होगा, लोग आश्वस्त रहेंगे, नागरिकों को मानसिक तनाव नहीं होगा, वहां मौजूद लोगों को भगदड़ नहीं होगी। वो देखेंगे कि सत्तारूढ़ दल का सबसे बड़ा नेता अध्यक्ष यहां रुका हुआ है तो नहीं पैनिक नहीं होगा, सब आश्वस्त होंगे। उससे केओस को हम नियंत्रित कर सकेंगे, आपदा का ज्यादा बेहतर प्रबंधन कर सकेंगे। क्योंकि आपदाओं में एक दिक्कत अक्सर ये आती है कि आपदा की दशा में आप कई बार आपदा से ज्यादा जो मानव घबराहट है, एंजाइटी है, कोई राहत सामग्री आई तो लोग उस पर टूट पड़े, हेलीकॉप्टर आया तो सब उस पर चढ़ने के लिए झगड़ा करने लगे, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर लोगों में भरोसा हो, विश्वसनीयता हो, डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो तो इस तरह की आपदाओं का सामना करने में वहां मौजूद फंसे हुए लोग भी मदद करेंगे। ठीक है, इसलिए आप ये कहेंगे कि बाद बचाएंगे। तो आप इस तरह उपयोगितावादी तर्क के आधार पर देखेंगे किसको पहले बचाने में फायदा है। जैसे जेल के कैदियों को पहले बचाएंगे, तो जेल के कैदी अगर इनको नहीं बचाया, इधर उधर भाग गए, जेल में शिफ्ट नहीं किया तो लॉ एंड ऑर्डर का संकट खड़ा हो सकता है। इसका मतलब इनको बचाना होगा, हमको विधि के शासन की अवधारणा के अनुसार इनको न्याय मिलना चाहिए, उन्होंने कुछ गलत किया, दंड मिलना चाहिए, इसलिए इनको पहले बचाएंगे जिससे ये कानून के तहत दंडित हो, नेचुरल डिजास्टर से इनके ऊपर कोई संकट ना आए। आप कहेंगे प्रत्येक मनुष्य का मूल्य एक है, उपयोगितावाद में मिलने कहा था, ईच हैज टू बी काउंटेड एज वन। कांट ने कहा था प्रत्येक मनुष्य साध्य है, तो जिसके जीवन पर खतरा जितना ज्यादा उतना बड़ा साध्य हो, उसको पहले बचाएंगे। भाई इंटरव्यू देने आप जा रहे थे, सवाल किया था ना, उसमें जो आदमी घायल था उसको अपने साध्य माना था। वैसे जो लोग ज्यादा गंभीर बीमार हैं, हॉस्पिटल के मरीज हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके जीवन पर जिस क्रम में संकट होगा उनको पहले बचाएंगे। जो अस्पताल के मरीज, ज्यादा सारे अस्पताल के मरीजों को नहीं, जो ज्यादा गंभीर हैं उनको पहले बचाएंगे। जो बुजुर्ग हैं, प्रतिकूल क्लाइमेट का सामना नहीं कर सकते, उनको पहले बचाएंगे। फिर उसके बाद अस्पताल के वो मरीज जो कम बीमार हैं उनको बचाएंगे। फिर बच्चों को बचाएंगे माताओं के साथ, बच्चों को अकेले भेज दिया मुश्किल होगी शायद, उनकी माताओं के साथ स्त्रियों बच्चों को बचाएंगे। तो इस क्रम में आप इस तरीके से जीवन के अधिकार के आधार पर, मनुष्य को साध्य मानने के आधार पर, प्रत्येक मनुष्य का मूल्य एक मानने के आधार पर, उपयोगितावाद के आधार पर, इन सब तर्कों के आधार पर आप इनको बचाने का क्रम निर्धारित करेंगे। जो वहां लोग होंगे जैसे कि हाइकर्स होंगे, हाइकर्स को नहीं बचाएंगे क्योंकि वो तो बाद में अपने से भी हाइक करके जा सकते हैं, उनकी क्षमता होती है काफी, मदद कर सकते हैं, उनको सबसे लास्ट में रोकेंगे, उनको बचाए रखेंगे वहां पे जिससे दूसरे लोग मदद करें, उनको एक तरीके से वॉलंटियर्स के तौर पर यूज कर लेंगे। तो ये क्रम बना के आप कहेंगे सबसे लास्ट में रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को भेजेंगे। ये आपको क्रम इसमें बताना है, इससे आप इस सवाल को हल कर सकेंगे। मैंने सवाल को बहुत ज्यादा महत्व न देते हुए कि आप उतना डिटेल में जाएं, मैंने एक पैटर्न आपको बताया कि कैसे आप इसको हल करेंगे। तो मैंने इसमें देखिए कहा कि आपको कौन कौन सी नैतिकता लगानी है। उपयोगितावादी नैतिकता, ए जीवन का अधिकार, बी जीवन का मतलब जिसके जीवन पर संकट ज्यादा उसके जीवन का अधिकार का महत्व पहले। तीसरा आपने देखा विधि का शासन, न्याय, दंड की नैतिकता। चौथा आपने देखा क्षमता और प्रतिकूल परिस्थितियों का मुकाबला करने की सामर्थ्य या क्षमता, जैसे जो लोग वॉलंटियर बन सकते हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्यादा बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं, उनको बाद में बचाएंगे। ऐसे कुछ आपने आधार बनाए जिन आधारों पर आपने कहा कि हम इस तरीके से बचाने के क्रम को निर्धारित करेंगे। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन जो आपका है, बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ के मैं आपको इसका भी कट्स बता दूंगा, इससे हम इस पेपर को खत्म कर सकें, अदरवाइज ये लंबा खिस्ता चला जाएगा। कम से कम आपको सारे के स्टडीज में कुछ कुछ आर्गुमेंट्स पता चल जाएं तो 3 ईयर्स की शुरुआत में। तो मेरा इरादा ये है कि 13 से लेके 16 तक आपको ज्यादा के स्टडीज करवा दी जाए, फिर उसके बाद एक एक दो हम लोग चूज करेंगे। ज्यादा करवा देंगे तो शुरुआत की ज्यादा के स्टडीज करने पर आपका एक अभ्यास हो जाएगा, फिर आप आगे की स्टडीज को अपने तरीके से हल करते रहिएगा। तो अगली की स्टडी है वो है
केस स्टडी नंबर 13। क्या केस स्टडी जरा सुनिए, बड़ी बड़ी है केस स्टडी। आप इसको अगर पहले से पढ़ के रखें तो इसको मुझे पढ़ने में 4-5 मिनट 6 मिनट जो जाता है उसको बचा सकूंगा मैं और सीधे आर्गुमेंट पर आऊंगा। आप एक विशेष विभाग में जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारी हैं, सबसे टॉप पोस्ट पर हैं आप जिले में। आपका वरिष्ठ अधिकारी आपको राज्य मुख्यालय से फोन करता है और कहता है कि रामपुर गांव में भूखंड पर स्कूल के लिए भवन का निर्माण किया जाना है। राजधानी से आपके पास फोन आता है और वहां से एक सीनियर अधिकारी आपका जो वो कहता है कि आपको रामपुर में एक गांव है रामपुर जहां एक स्कूल बनना है। कहता है कि इस स्कूल पर भवन एक भूखंड है उस पर भवन निर्माण होना है और वो वहां दौरा करने के लिए आएगा और उसके साथ मुख्य इंजीनियर और जो सीनियर आर्किटेक्ट है वो भी रहेगा। तो अपने दौरे की सूचना देता है आपको कि वो रामपुर में एक भूखंड पर स्कूल बनने जा रहा है, लेकिन उसको बनने से पहले इंजीनियर और आर्किटेक्ट उसका दौरा करेंगे, वो भी करेगा, इसलिए वो यहाँ आना चाहता है। वो चाहता है कि आप उससे संबंधित सभी कागजातों की जांच कर लें और सुनिश्चित कर लें कि दौरे की व्यवस्था उचित रूप से की गई है। आपको कहता है कि आप जरा कागज वगैरह सब जांच लीजिए कि स्कूल के कागज सारे ठीक है कि नहीं और दौरे का प्रबंध ठीक से कर दीजिए। आप उस फाइल को जांचते हैं जो आपके विभाग में कार्यभार संभालने से पूर्व की है, फाइल आपके आने से पहले की है। स्कूल के भवन निर्माण के लिए फाइल रखी हुई है, आप जब उस विभाग में आए उससे पहले के अधिकारी ने उसको संस्तुति करके रखा हुआ है। भूखंड को स्थानीय पंचायत से नाम मात्र की लागत पर उपार्जित किया गया था। जो भूखंड इस पर स्कूल बनना उसको पंचायत से खरीदा गया था और बहुत कम लागत पर खरीदा गया था। कागजात दर्शाते हैं जिन 3 प्राधिकारियों को भूखंड की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र देना होता है उनमें से 2 के दिए हुए अनुमति प्रमाण पत्र उपलब्ध है। मतलब 3 अधिकारियों को अनुमति देनी थी कि ठीक है भूखंड ठीक है खरीद लीजिए, सिर्फ 2 का ही प्रमाण पत्र है वहां, तीसरे का नहीं। वास्तविक का कोई प्रमाण पत्र फाइल उपलब्ध नहीं, आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र नहीं उसमें। आप जैसा कि फाइल पर कहा गया है सब कुछ ठीक हालत में है यह सुनिश्चित करने के लिए रामपुर जाने का निर्णय लेते हैं। आपको थोड़ा शक होता है सब कुछ ठीक है कि नहीं, एक रिपोर्ट गायब है, अनुमति प्रमाण पत्र गायब है, तो आप सोचते हैं क्यों ना रामपुर चल के देखा जाए। जब आप रामपुर जाते हैं तो आप देखते हैं कि उल्लेख के अधीन भूखंड ठाकुरगढ़ किले का एक भाग है और दीवारें परकोटे आदि उसके आर पार बिछी हुई है। तो आप वहां पहुंचते पाते हैं कि तो किला है जहां स्कूल बनने की बात कही जा रही है। बस स्कूल उस किले के रैम्पर्ट वगैरह उसके तमाम अवशेष वो सब उस जगह पर है जहां स्कूल बनना है। किला मुख्य गांव से काफी दूर है, इसलिए वहां स्कूल बच्चों के लिए गंभीर असुविधा होगा। किला गांव से दूर है इसलिए सुविधाजनक होगा बच्चों के आने जाने के लिए, परंतु गांव के नजदीक के क्षेत्र के विस्तार का एक बड़े आवासीय परिसर में परिवर्तित होने की संभावना है। आप देखते हैं कि एक नजदीक एक क्षेत्र है उसी स्कूल के पास जहां एक रेसिडेंशियल कॉलोनी नहीं बन सकती है। किले में वर्तमान भूखंड पर विकास प्रभार अत्यधिक होंगे और विरासत स्थल के प्रश्न की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अगर आप इस किले में स्कूल बनाने की ये जो बात कही जा रही है इसको अनुमति देंगे तो वहां स्कूल बनाने में कॉस्ट ज्यादा आएगी, किले को हटाना पड़ेगा, उसके अवशेष हटाने पड़ेंगे, कॉस्ट ज्यादा आएगी। और इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कहीं उसका कोई आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ना हो उस किले का, तो प्राचीन किला हो, पुरातत्व का मामला ना शामिल हो उसमें। परंतु भूखंड के अधिग्रहण के समय सरपंच आपके पूर्वाधिकारी का गिरफ्तार था। आप पाते हैं कि जो सरपंच था वो जो आपके पहले के अधिकारी जिन्होंने अनुमति दी है फाइल पर उनका गिरफ्तार था। समस्त कार्य संपादन कुछ निहित स्वार्थ के साथ किया गया प्रतीत होता है। ऐसा लग रहा है इसमें कुछ निजी स्वार्थ लोगों का रहा, इसलिए जल्दीबाजी में इसको क्लियर कर दिया गया। तो आपसे पूछा गया कि आप क्या करेंगे। आप वरिष्ठ अधिकारी के दौरे की प्रतीक्षा कर सकते हैं, उसको निर्णय करने देते हैं। आप लिखित रूप में या फोन पर उसकी सलाह ले सकते हैं। आपने पूर्वाधिकारी सहकर्मियों से परामर्श कर सकते हैं, उसके बाद क्या करना है इस बात का फैसला कर सकते हैं। आप मालूम कर सकते हैं क्या एवज में कोई दूसरा भूखंड प्राप्त किया जा सकता है और फिर एक सर्वसमापी रिपोर्ट भेज सकते हैं। क्या आप कोई अन्य विकल्प उचित तर्कों के साथ सुझा सकते हैं। ये मोटे तौर पर आपकी एक पूरी विकल्पों की सूची है। तो आप क्या विकल्प चुनेंगे, क्यों, उसका इसमें उल्लेख है। अब देखिए एक एक विकल्प पर जाएंगे तो फिर से मामला तो लंबा होगा। मैं आपको कुछ ऐसे आधार बता रहा हूं जिन आधारों पर आपको इस केस स्टडी को हल करना चाहिए, जिनका आपको उल्लेख करना चाहिए अपनी रिपोर्ट में। रिपोर्ट आप बना के भेजेंगे। आप वरिष्ठ अधिकारी, अब कौन कौन से विकल्प पहले मैं विकल्प बता देता हूं, फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण तर्क बता देता हूं। आप वरिष्ठ अधिकारी के दौरे की प्रतीक्षा कर सकते हैं, उसको निर्णय करने देते हैं। आप इस विकल्प को नहीं चुनेंगे। वरिष्ठ अधिकारी के दौरे की प्रतीक्षा करके उसको निर्णय करने देंगे, ठीक है निर्णय करें, लेकिन आप अपनी रिपोर्ट तो बनाएंगे भाई ना। अगर आप जिले में हैं, आपको जांच करने के लिए कहा गया तो आप अपना निर्णय लीजिए, मुख्य अधिकारी को अपना निर्णय लेने दीजिए। दोनों का उत्तरदायित्व कैसा होता है अलग अलग। पढ़ाया था पहले भी आरटीआई वाली केस स्टडी में, तो आपका काम उसके लिए आप उत्तरदायी। अगर आपने फाइल की जांच कर ली तो फिर आप उत्तरदायी हो गए। आपने फाइल देखी ना होती, स्कूल बन जाता, आपके पूर्वाधिकारी ने बनवा दिया होता, या वरिष्ठ अधिकारी ने आपको फोन ही ना किया होता, उसने सीधे फाइल को संस्तुति कर दी होती, उसके पास का पावर रहा होता, आप स्टेक होल्डर ना बनते, तो आप इसमें टांग ना अड़ाते, निर्णय आपका उच्च अधिकारी करता। लेकिन जिस मोमेंट आपके उच्च अधिकारी ने कहा कि आप जांच करिए जरा, सारे कागजात देखिए दुरुस्त है कि नहीं, वैसे क्या हो गया, अकाउंटेबिलिटी आप पर भी आ गई। और जहां आपका उत्तरदायित्व आता है वहां निर्णय आप भी लेंगे। इसलिए आप कहेंगे कि विकल्प उस दशा में उचित होता जब या तो मेरे उच्च अधिकारी ने मुझे कागजों की जांच करने के लिए ना कहा होता, या मेरे आने से पहले ही स्कूल के भवन का निर्माण शुरू हो गया होता, या मुझे इस स्कूल के संदर्भ में निर्णय की प्रक्रिया में शामिल ना किया गया होता, तब मैं केवल दौरे की का इंतजाम करने के लिए कहा गया होता, जांच कागज जांच के लिए ना कहा गया होता, मेरे साइन की कहीं जरूरत ना होती, मुझसे रिपोर्ट ना मांगी जाती, उस दशा में विकल्प ठीक होता। लेकिन ये तो ऐसा विकल्प नहीं है। इसमें मैं भी शामिल हो गया, मुझे भी निर्णय लेना है, मुझे जांच की जिम्मेवारी दे दी गई, इसलिए अब उत्तरदायित्व मेरा होने पर निर्णय अकेले उच्च अधिकारी का नहीं हो सकता। मतलब मेरे पार्ट पर जो मेरा निर्णय वो भी होना होगा, उच्च अधिकारी तो निर्णय करेगा ही करेगा। आप लिखित रूप में फोन पर उसकी सलाह ले सकते हैं, ये ठीक नहीं है। आप कहेंगे कि जब मुझे जांच करने में कागज जो है उनके आधार पर रिपोर्ट बनानी है, कागजात की जांच करके रिपोर्ट बनानी है, तो फोन पर सलाह क्या लूंगा। सलाह वहां लेते हैं जहां कोई मत हमारा हम क्लैरिटी नहीं रखते, हमको कोई मत बनाना होता है। लेकिन जहां कागजों की जांच के आधार पर निर्णय लेना, तो कागज तो तथ्य हैं कि आरटीआई वाले पढ़ाया था, देखो कैसे तर्क रिपीट होते हैं। पढ़ाया था कि वहां आरटीआई में आप जवाब देंगे तो आपको तथ्य का जवाब देना होता, अपनी ओपिनियन नहीं बतानी होती। यहां भी आपसे कोई ऐसा मामला करने के लिए कहा गया होता जिसमें आपको लगता है कि इसमें तमाम और मतों के लिए स्पेस है, स्कोप है, वहां तो आप मुख्य अधिकारी को लिखते या उससे फोन पर सलाह लेते। लेकिन जहां आपको कागजों के आधार रिपोर्ट बनानी है, उस स्थल के निरीक्षण के आधार रिपोर्ट बनानी है, उसमें मुख्य अधिकारी के फोन पर सलाह लेने के मामले में कोई औचित्य नहीं बनता। फिर आप ये भी कहेंगे इसलिए सलाह नहीं ले सकते, हमारी सलाह दे ही दो, कह दे कि नहीं ठीक है जैसा है सब कुछ पास कर दो। तो क्या आपकी जानकारी में आने के बाद आप पास कर सकते हैं। आप सलाह कब लेते हैं, जब हम सलाह मानेंगे भी,
लेकिन यहाँ तो क्या होगा, अगर वो सलाह दे दे कि नहीं इसको इग्नोर कर दो, वहाँ कागजात नहीं तो भी जाने दो, तो क्या आप किसी व्यक्ति के ऐसा कहने पर नियमों की अनदेखी करेंगे? आप कहीं नहीं कर सकते। क्या पढ़ाया था आपको? अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप उत्तरदायी नहीं, ज्ञान आते उत्तरदायी हो गए। पहले आपको पता नहीं था कि कागज कौन सा है, उसमें क्या प्रमाण पत्र लगे हैं क्या नहीं लगे हैं, क्योंकि आपको विषय नहीं दिया गया। जिस समय आपको विषय दे दिया गया, आपने जांच किया, आपके पास ज्ञान आ गया, ज्ञान आने पर आप क्या हो गया, आपके पास फ्री विल बन गया। पढ़ाया ना विकल्प का, जहाँ विकल्प है आपके पास, जहाँ ज्ञान है आपके पास, उत्तरदायी है आप। ज्ञान आने के बाद अब आप सलाह से उसके निर्णय लेंगे, ये जरूरी नहीं होगा। आप कहेंगे कि अगर कोई ऐसी बात मुझे लगी जिसमें कोई ओपिनियन का मामला हो तो मैं सलाह ले सकता हूं, लेकिन इसके अतिरिक्त निर्णय लेने में जो बात हो, कागज के आधार पर जो निर्णय लेना है, तथ्यात्मक वस्तुनिष्ठ, उसमें सलाह की भूमिका। तो आप कहेंगे निर्णय में निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, इनके मूल्यों का प्रयोग करना है, जिसमें तथ्यात्मक सामग्री की जरूरत है, और उस संदर्भ में मुझे सीनियर की सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पूर्वाधिकारी सहकर्मियों से परामर्श कर सकते हैं, उसके बाद क्या करना है इसका फैसला कर सकते हैं। आपने देखा कि पूर्वाधिकारी के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सरपंच और पूर्वाधिकारी रिश्तेदार थे, सरपंच ने पौने दाम पर जमीन बेची है, इसका उनका हितों का में मामला दिखाई दे रहा है। आप सलाह किससे लेते हैं? जो निष्पक्ष हो, इसका खुद का हित उसमें जुड़ा हुआ, उससे सलाह थोड़े लेते हैं। अब क्या कहेंगे, इसमें सत्यनिष्ठा के मूल्य का उल्लंघन हो रहा है। अगर मैं इस विकल्प में जाकर अपने पूर्वाधिकारी सलाह लूंगा तो ऑब्वियस है कि क्या सलाह देगा, फाइल पास कर दो, तो चाहेगा कि उसमें प्रमाण पत्र नहीं लगे तभी पास कर दो। मैं ऐसा हितों का टकराव क्यों बनने दूंगा? लोक हित के लिए आपको निर्णय लेना है, अपने पूर्वाधिकारी के हित के लिए नहीं। तो आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए पूर्वाधिकारी से, तो मांग सकते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं कि क्या इसमें फला आपत्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र जो था वो कहीं रखा है और फाइल में नहीं मिला है, तो आप उससे कुछ जानकारी मांग सकते हैं, उसका वर्जन पूछ सकते हैं, लेकिन सलाह लेकर निर्णय नहीं करेंगे। तो आप तथ्य उससे पूछ सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं, लेकिन निर्णय आपको लेना होगा। आप मालूम कर सकते हैं क्या में कोई दूसरा भूखंड प्राप्त किया सकता है, फिर सर्वसमावेशी लिखित रिपोर्ट भेज सकते हैं। ये बात आप पता कर लेंगे, हालांकि आप मैंडेट नहीं, लेकिन आप देख लेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं स्कूल बने तो आप इसका प्रयास कर सकते हैं। अब ये बात तो इसमें विकल्पों के अंदर हो गई। जो बात इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ तर्क इस तरह के देने चाहिए कि स्कूल वहां नहीं बनना चाहिए, उसके पक्ष में कुछ तर्क आप इस तरह के दे सकते हैं। पहले आप देंगे, अगर हमने ठाकुरगढ़ किले की उस जगह पर पूरा तात्विक महत्व को ध्यान में दिए बिना स्कूल बना दिया, और वो जगह किसी ऐतिहासिक स्थल से जुड़ी हुई, विरासत का प्रश्न हुआ उससे, अब एक विरासत के स्थल को विकसित करने से चूक जाएंगे। अगर पुरातात्विक साक्ष्य मिलने पर किला कोई महत्व का, विरासत के महत्व का किला हुआ, उस स्थल को विकसित करने पर पर्यटन की संभावना पैदा हो सकती है। पर्यटन से गांव में रोजगार पैदा हो सकता है, गांव वालों की आय बढ़ सकती है, उनकी जमीनों के दाम बढ़ सकते हैं, वहां रेस्टोरेंट, होटल, आर्थिक गतिविधियां, ऑटो, बस, ये सब चलने लगेगी, पर्यटक आ नहीं जाएंगे। तो अगर हम उस किले को स्कूल में तब्दील कर दें, उसके विरासत को खत्म कर दें, तो हम इसके संदर्भ में एक बड़ा अपूरणीय क्षति पैदा कर सकते हैं, जो गांव के लोगों के आर्थिक हित में नहीं होगी। इसलिए हमको इसमें इकोनॉमिक पहलू को ध्यान में देना है, विरासत के पहलू को ध्यान में देना है, इतिहास के पहलू को ध्यान में देना है, और उसके लिए विशेषज्ञ संस्था है पुरातात्विक संस्था, साक्ष्य जुटाने वाली संस्था एएसआई। उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो नहीं है, जांच नहीं करवाई गई। तो आप एक इसमें ले आएंगे एएसआई का तर्क, इकोनॉमिक एक्टिविटी का तर्क, रोजगार का तर्क को ले आएंगे। दूसरा आप कहेंगे कि स्कूल यहाँ इसलिए नहीं बनना चाहिए, देना चाहिए क्योंकि स्कूल सर्व शिक्षा के आदर्श के अनुरूप है, और सरकारी स्कूल में कौन पढ़ने आता है? वंचित वर्ग। वंचित वर्ग में कौन मजदूर होगा? गांव से दूर आप स्कूल खोलेंगे, मजदूर अपनी मजदूरी करने के लिए आएगा कि अपने 5-6 साल के बच्चे को स्कूल छोड़ने आएगा। स्कूल गांव के नजदीक होता, जहां बच्चे खुद आ सकते, तो बच्चे चलते हुए बड़े बच्चों के साथ पहुंच जाते। स्कूल दूर होने पर माता पिता को स्कूल छोड़ने आना पड़ेगा, माता पिता को छोड़ने आना पड़ेगा, तो मजदूर तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। रोज बच्चे को स्कूल छोड़ने आए, अब स्कूल से ले जाने आए, तो मजदूरी करने कैसे जा पाएगा? परिणाम क्या करेगा? अपने बच्चे को पढ़ाने बंद कर देगा। जिस गरीब बच्चे के लिए आपने स्कूल बनाने की योजना बनाई, जिस गरीब बच्चे के लिए सरकारी स्कूल होता है, अगर वही गरीब तबका अपने बच्चे को स्कूल में शामिल नहीं करा पाएगा, तो सर्व शिक्षा का जो आर्टिकल 21 का आपका आइडियल है वो बाधित होगा। फिर आप इस तरह का सवाल उठाएंगे कि भाई हमको स्कूलिंग जो देनी है वो समावेशी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए। लेकिन जब स्कूल गांव से बहुत दूर होगा, तो माता पिता जो बहुत गरीब नहीं होंगे, वो भी स्कूल भेजने के लिए उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, कम्यूट करने के लिए कुछ मींस ढूंढना पड़ेगा, और उससे तो स्कूल से ज्यादा कॉस्ट किसकी आई? बच्चे के आने जाने की। सामान्य किसान भी कई बार इस कॉस्ट को बियर नहीं कर पाएंगे, हर महीने 300-400 रुपया वो बच्चे के आने जाने पर खर्च करें, तो आप कहेंगे वो वर्ग भी निकल जाएगा। फिर आप कहेंगे एक और समस्या से आई, प्राय गांव में लोग अपनी लड़कियों को इतनी दूर नहीं भेजेंगे, तो हो सकता है इससे लड़कों का अनुपात और लड़कियों का अनुपात शिक्षा में बदल जाए, प्रभावित हो जाए। लड़कियों का एनरोलमेंट लोग इतनी दूर स्कूल में ना कराएं, परिणाम से स्त्री शिक्षा और लैंगिक न्याय उस पर फर्क पड़ेगा। इसलिए भी यहां स्कूल खोलना इतनी दूर जहां लड़कियां पढ़ने ना सके, तो जेंडर जस्टिस के आइडिया के साथ संगत नहीं होगा। तो आप ऐसे कुछ तर्क इसमें बनाएंगे, इसमें न्याय का सवाल, सर्व शिक्षा की आदर्श के साथ इसको जोड़कर, स्त्रियों के पुरुषों के समान शिक्षा में भागीदारी के सवाल को जोड़कर, पुरातत्व का सवाल जोड़कर, आर्थिक गतिविधियों का सवाल जोड़कर, इसको भी ध्यान में रखकर आप सर्वसमावेशी रिपोर्ट बनाएंगे। तो कहेंगे कोई दूसरा भूखंड जिसमें इस तरह की समस्याएं ना हो, अगर वो मिल सकता हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में किया कि कम से कम आपको कुछ आर्गुमेंट तो इसमें पता चल ही जाए। मैं ये मानता हूं कि इसमें आपको आर्गुमेंट पता चल गया कि आपको कैसे सामान्य सवालों में भी जस्टिस के हिसाब से, संविधान के आर्टिकल 21 के हिसाब से, जैसे हमने देखा, इसमें हमने आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल कर लिया, तो कई पक्षों को हम शामिल करने की कोशिश करते हैं। इनसे ही आंसर एथिक्स का आंसर बनता है, अन्यथा फिर सामान्य बात बन जाएगी। सत्यनिष्ठा की बात देखेंगे, हितों के टकराव की बात देखेंगे, आवृत्ति परिवर्तन का तर्क इसमें शामिल करेंगे। मैं कड़ा निर्णय लूंगा इस पर, इससे आगे आने वाले अधिकारी या कर्मचारी वो किसी किस्म का भ्रष्टाचार या साठगांठ ना कर सके, दोषी लोग दंडित किए जाए, जिससे विभाग की कार्य संस्कृति बेहतर हो, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए काम करूंगा। तो इसमें कुछ सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों का भी आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम 14वां सवाल आखिरी एक और देखेंगे। इस सवाल को देख लेंगे तो 2015 का हम पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो 2015 का
14th क्वेश्चन एक और हमको देखना है। 14वां क्वेश्चन सुनिए। हाल में आपको एक जिले के जिला विकास अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। उसके बाद जल्दी ही आपने पाया कि आपके जिले के ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को स्कूल भेजने के मुद्दे पर काफी तनाव है। गांव के बड़े महसूस करते हैं कि अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं क्योंकि लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है और वे घर के सुरक्षित वातावरण के बाहर कदम रख रही हैं। उनका विचार यह है कि लड़कियों की न्यूनतम शिक्षा के साथ जल्दी से शादी कर दी जानी चाहिए। शिक्षा के बाद लड़कियां नौकरी के लिए भी स्पर्धा कर रही हैं, जो परंपरा से लड़कों का अनन्य क्षेत्र रहा है, और पुरुषों में बेरोजगारी में वृद्धि कर रही हैं। युवा पीढ़ी महसूस करती है कि वर्तमान युग में लड़कियों को शिक्षा और रोजगार तथा जीवन निर्वाह के अन्य साधनों के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। समस्त इलाका वयोवृद्धों और युवाओं के बीच तथा उससे आगे दोनों पीढ़ियों में स्त्री पुरुषों के बीच विभाजित है। आपको पता चलता है कि पंचायत या अन्य स्थानीय निकायों में या व्यस्त चौराहों पर भी इस मुद्दे पर गर्म विवाद हो रहा है। एक दिन आपको सूचना मिलती है, एक अप्रिय घटना हुई है। कुछ लड़कियों के साथ छेड़खानी की गई जब वो स्कूलों के रास्ते में थी। इस घटना के फलस्वरूप कई सामाजिक समूहों के बीच झगड़े हुए और कानून तथा व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई। गर्मागर्म वाद विवाद के बाद बड़े बूढ़ों ने लड़कियों के स्कूल जाने की अनुमति न देने और जो परिवार उनके हुक्म का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे सभी परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का संयुक्त निर्णय ले लिया। लड़कियों की शिक्षा में व्यवधान डाले बिना लड़कियों की सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? क्या है ये ऑप्शन? क्या है? पीढ़ियों के बीच संबंधों में समरसता सुनिश्चित करने के लिए आप गांव के वयोवृद्धों की पितृतंत्रात्मक आवृत्ति का किस प्रकार प्रबंधन का और ढालने का कार्य करेंगे? तो भाई इसमें दो क्वेश्चन है। आपने सुन लिया कि ऐसे दो पीढ़ियों के बीच टकराव हो रहा है। पूरे बुजुर्ग मान रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ा लिखा नहीं चाहिए। उसका कारण यह है कि मानते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि स्टडी में लड़कियां अगर पढ़ाई लिखाई में जा रही हैं तो वो नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, जो परंपरा से लड़कों का क्षेत्र रहा है, और पुरुषों में बेरोजगारी में वृद्धि कर रही हैं। तो बूढ़ों का एक तर्क तो यह है कि लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि लड़कियों की पढ़ाई से लड़कों का रोजगार कम हो जाए। लड़के बेरोजगार हो रहे हैं क्योंकि लड़कियां उनकी नौकरी छीन ले रही हैं। और दूसरी समस्या उनके हिसाब से लड़कियां घर के बाहर जब जाती हैं तो घर के सुरक्षित वातावरण से बाहर कदम रखने पर उनके लिए सुरक्षा का दायरा टूट जाता है। और इसी आवृत्ति को रखने वाले बुजुर्गों को जब एक दिन पता चलता है कुछ स्त्रियों के साथ, कुछ लड़कियों के साथ, कुछ स्कूल जाने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई, उनकी धारणा और मजबूत हो जाती है कि घर के बाहर सुरक्षा नहीं है। तो मोटे तौर पर जो बुजुर्ग स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिलवाना चाहते, उनका आर्गुमेंट मोटे तौर पर जो दिख रहा है वो ये है, एक, लड़कों का रोजगार छीन रही स्त्रियां, दूसरा, उनके साथ अपराध, छेड़खानी, इस सबकी संभावना बढ़ रही उनकी शिक्षा से। पूछा गया है कि आप इसके लिए क्या कदम उठाएंगे और पितृतंत्रात्मक आवृत्ति का किस प्रकार प्रबंधन ढालने का कार्य करें। लड़कियों की शिक्षा में व्यवधान डाले बिना लड़कियों की सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, इसको मैं बाद मिलूंगा। खा वाले पार्ट को पहले ले रहा हूं। पीढ़ियों के बीच संबंधों में समरसता सुनिश्चित करने के लिए पितृतंत्रात्मक आवृत्ति को कैसे आप बदलेंगे उसके बारे में पहले बात करें। देखो, अगर हम गांव के बूढ़े बुजुर्गों को ये दिखा दें कि लड़कियों के शिक्षित ना होने पर पुरुषों स्त्रियों दोनों का नुकसान ज्यादा है, और ये भी दिखा दें कि उससे यौन हिंसा और क्राइम भी ज्यादा है, तो हम शायद कम से कम तर्क के स्तर पर उनकी बात को खारिज कर सकेंगे। तो हमारे सामने क्या विकल्प है? उनकी आवृत्ति बदलने के लिए कुछ तर्क, कुछ रोल मॉडल, कुछ भावनाएं, इन बातें होती, आर्गुमेंट, उस आर्गुमेंट्स के साथ जुड़े उदाहरण और उससे कुछ संवेग पैदा करने का कुछ मामला बने तो बुजुर्गों की आवृत्ति बदल सकती है। तो तर्क कैसे शुरू करें? तर्क दिया है जेएस मिल ने, जो आपको कहता हूं ना कि जो हम एथिक्स पढ़ते हैं शुरुआत में, उसमें गांधी का एथिक्स हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था। अगर उसी तरह हम जेएस मिल, लॉक, सबका एथिक्स विस्तार से पढ़ पाते तो आपके तर्कों का डोमेन बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन उसके लिए एथिक्स फिर बहुत ज्यादा कक्षाओं में होना होगा, फिर 70-80 क्लास होगी तभी सारा इनका पढ़ पाएंगे। मिल ने एक तर्क दिया है, सब्जेक्शन ऑफ विमेन में मिल ने एक तर्क दिया है। उसका तर्क है कि राज्य में रोजगार का जो संबंध है वो संबंध किससे है? वो संबंध है जीडीपी से। कुछ ऐसा तर्क है मिलता से मिलता जुलता। किसी राज्य में किसी को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका संबंध इस बात से उस राज्य की जीडीपी कितनी बड़ी है। जीडीपी ज्यादा होगी, बड़ी होगी, रोजगार ज्यादा होगा। और मिल कहता है कि जीडीपी का साइज बनता है मास ऑफ मेंटल फैकल्टी से। उस राज्य में मानसिक क्षमता कितनी ज्यादा है, क्योंकि जिस राज्य में उसके नागरिकों की मानसिक क्षमता ज्यादा होती है वहां उनकी ज्यादा मानसिक क्षमता से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ जाती है। और अगर राज्य में किसी वस्तु सेवा की गुणवत्ता बढ़ जाए उसका मूल्य बढ़ जाएगा। जो वस्तु ज्यादा गुणवत्तापूर्ण होगी उसका मूल्य ज्यादा होगा, जो सेवा ज्यादा गुणवत्तापूर्ण होगी उसका मूल्य ज्यादा होगा। वस्तुओं सेवाओं का मूल्य बढ़ गया, अगर मूल्य बढ़ गया वस्तुओं सेवाओं का तो उससे राज्य का जीडीपी बड़ा हो गया। समझ रहे हो? जैसे मान लो किसी देश में हार्वर्ड, प्रिंसटन, बर्कली जैसी यूनिवर्सिटी खुल जाए। यूनिवर्सिटी कैसे खुली? क्या बिल्डिंग बनाने से केवल हार्वर्ड बना, या हार्वर्ड में बेहतरीन ब्रेन है, जो सबसे बेहतरीन दुनिया के ब्रेन है वो पढ़ाते हैं, सबसे बेहतरीन विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। हार्वर्ड इसलिए हार्वर्ड है क्योंकि वहां बेहतरीन ब्रेन पढ़ाते हैं दुनिया के। ऐसा तो सऊदी अरेबिया के पास भी कम नहीं है, लेकिन क्या सऊदी अरेबिया हार्वर्ड बना सकता है? सऊदी अरेबिया क्या यूएई बुर्ज खलीफा खड़ा कर सकता है? हार्वर्ड से महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है, लेकिन हार्वर्ड नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि हार्वर्ड बनाने के लिए आपको उतनी गुणवत्ता के शिक्षक और विद्यार्थी पैदा करने पड़ेंगे। और एक बार अगर आपने हार्वर्ड बना दिया तो दुनिया भर के तमाम राज्यों से लोग वहां पढ़ने के लिए आएंगे, और उस राज्य में क्या होगा? उस राज्य में शिक्षा के लिए शुल्क देंगे। हार्वर्ड बहुत महंगा यूनिवर्सिटी, शुल्क देंगे। उस शुल्क से क्या होगा?
उस राज्य और यूनिवर्सिटी की ग्रोथ होगी। मुझे जो बात कर रहा है उसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि किसी देश में अगर 50 यूनिवर्सिटीज बन जाए तो उस राज्य में मानसिक क्षमता लोगों की बहुत ज्यादा है, इसलिए सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज उन्होंने बना ली, सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल उन्होंने अपने यहाँ बना लिए, राज्य की जीडीपी का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ केवल उस राज्य के नहीं दूसरे राज्यों के लोग इलाज करवाने के लिए आएंगे। ये तक मिलने बहुत पहले आज से दिया, सैकड़ों साल पहले दिया। किसी राज्य की तरक्की का संबंध इस बात से है उस राज्य में मेंटल फैकल्टी, मानसिक क्षमता लोगों की कितनी ज्यादा है। मिल कहता है कि जिस राज्य में पितृ सत्ता होती है उस राज्य में केवल पुरुष प्रतिस्पर्धा करते हैं आपस में। जब केवल पुरुष प्रतिस्पर्धा करते हैं राज्य की आधी आबादी प्रतिस्पर्धा में शामिल ही नहीं हुई। जब आधी आबादी प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं हुई तो मानसिक क्षमता आधी प्रतिस्पर्धा के कारण आधी विकसित होगी। 50 लोग प्रतिस्पर्धा में शामिल हो मान लो किसी राज्य में जनसंख्या में, प्रतिस्पर्धा कम होगी। 100 लोग शामिल होने लगे, प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी। प्रतिस्पर्धा जितनी ज्यादा मानसिक क्षमता उतनी ज्यादा, मानसिक क्षमता जितनी ज्यादा उससे उत्पन्न होने वाली वस्तुओं सेवाओं का गुणवत्ता और मूल्य उतना ज्यादा। जितना मानसिक क्षमता से उत्पन्न सेवाओं और वस्तुओं का मूल्य ज्यादा उतना अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा तो रोजगार ज्यादा। क्या कहा मैंने? जिन राज्यों में पितृ सत्ता होती है वहां केवल पुरुष प्रतिस्पर्धा करते हैं। केवल पुरुष प्रतिस्पर्धा करेंगे तो उन राज्यों में नागरिकों की मानसिक क्षमता आधी होती है उन राज्यों की तुलना में जहां प्रतिस्पर्धा में पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हो जाते हैं। मिल का आर्गुमेंट है स्त्रियों के पढ़ने से राज्य में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, राज्य प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो गुणवत्ता बढ़ती है, गुणवत्ता बढ़ती है अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों को रोजगार मिलता है। तब दुनिया के जिन मुल्कों में पुरुषों और स्त्रियों दोनों की क्षमता कमजोर है या पुरुषों की क्षमता कमजोर है वहां पुरुषों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है, वो भी रोजगार की तलाश में दुनिया के दूसरे देशों में जा रहे हैं। सारा अफ्रीका क्या कर रहा है? अपनी बुनियादी जरूरत पूरी करने के लिए यूरोप की ओर भाग रहा है। कई बार वो ऐसे नावों में सवार होकर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं जो रास्ते में डूब जाती है। हर साल आप सुनते हैं इटली के पास ग्रीस में नाव डूबने से पलटने से तमाम लोग जो अफ्रीका से और अन्य देशों से भाग रहे होते हैं वो मारे जाते हैं, क्योंकि उन राज्यों में तो रोजगार नहीं है। रोजगार का मतलब ये नहीं कि पुरुष क्रिएट करते हैं, रोजगार क्रिएट करती है क्षमता। यूरोपीय राज्यों में रोजगार क्यों ज्यादा है? क्षमतावान लोग ज्यादा है। इटली के फैशन के ब्रांड्स, इटली के इतने आप देखेंगे जो क्लॉथिंग कंपनियां हैं वो सब इटली की बड़ी प्रॉमिनेंट है। फैशन इंडस्ट्री पे इटली का कब्जा है, फ्रांस का कब्जा है। इटली के मार्बल, बहुत सारी चीजों में इटली बहुत आगे है, फ्रांस बहुत सारी चीजों में आगे है। बहुत सारी चीजों में जैसे आप सुनते हैं स्विट्जरलैंड की घड़ियां, असल में क्या है? प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी इकोनॉमी को बड़ा करते हैं। और प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं? मानसिक क्षमता से, गुणवत्ता से। पहला तक आप क्या दे सकते हैं? जब लड़कियां पढ़ेंगी तो लड़कों को लड़कियों के साथ भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, अभी केवल लड़कों के साथ कर रहे हैं। जब लड़के लड़कियों के साथ भी प्रतिस्पर्धा करेंगे तो प्रतिस्पर्धा से लड़के और लड़कियों दोनों की क्षमता बढ़ जाएगी, दोनों की क्षमता बढ़ेगी तो ज्यादा रोजगार पैदा होंगे, ज्यादा रोजगार पैदा होंगे तो पुरुषों के रोजगार पाने की संभावना बढ़ जाएगी। इसका मतलब स्त्रियों की पढ़ाई से पुरुषों के रोजगार की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको तर्क इसके स्टडी में देना पड़ेगा। ये तर्क क्या साबित करता है? ये तर्क साबित कर रहा है कि गांव के बुजुर्ग गलत हैं। अच्छा, अब आप बुजुर्गों को तर्क देते हैं तो आप एग्जामिनर को क्या बता रहे होते हैं कि आप मिल को जानते हैं? आप जानते हैं कि दुनिया में पितृसत्तात्मक जितने राज्य हैं वहां विज्ञान तकनीक इनकी प्रगति कमजोर है। जिन राज्यों में पितृसत्ता नहीं है वहां विज्ञान तकनीक की प्रगति ज्यादा है। इस तरह के आर्गुमेंट से आप ये दिखा पाते हैं कि पितृसत्ता रोजगार के साथ असंगत है। ध्यान रखना, दुनिया के जितने बड़े बड़े ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य हैं, या तो जैसे आप कहेंगे मिडिल ईस्ट का आप एग्जाम्पल लेंगे या गल्फ कंट्रीज का लेंगे, कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जिनके पास नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स के कारण उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी है। अन्यथा अगर आप इसके अलावा नेचुरल रिसोर्स वाले राज्यों के अलावा आप जाएंगे कहीं, आप पाएंगे वहां पितृसत्ता नहीं है, कम है, कमजोर है, इसके कारण राज्यों का विकास हुआ है। एक आध अपवाद इसके मिल सकते हैं लेकिन ज्यादातर मामलों में आप पाएंगे पितृसत्ता कमजोर है तभी राज्य का विकास हुआ है। पहला तर्क। दूसरा तर्क को कह रहे हैं कि लड़कियों से छेड़खानी तब रुकेगी जब लड़कियां घर में रहेंगी। आप इसके लिए आंकड़ा डेटा दीजिए। भारत में जो डेटा है तमाम विमेन कमीशन का कहना है कि लड़कियों के साथ होने वाली छेड़खानी में 10 में से 7 लड़कियों के साथ छेड़खानी, 10 में से 7 8 के साथ कोई ना कोई छेड़खानी हुई होती है और उसमें 4-5 लोग जो है वो परिचित होते हैं, घरेलू सदस्य, रिश्तेदार। अब कहेंगे मतलब छेड़खानी की घटनाओं में बाहर वाले लोग नहीं होते, घर के लोग होते हैं। और समस्या लड़कियों की छेड़खानी की घर बाहर के कारण नहीं है, पितृसत्ता के कारण है। जब आपने स्त्रियों को दुनिया के सार्वजनिक जीवन के दूसरे क्षेत्रों में नहीं जाने दिया, वो घरेलू जीवन में रह गई, तो उनका महत्व केवल बच्चे पैदा करना, प्रजनन, आकर्षक होना, इन्हीं बातों से रह गया। अगर लड़कियां भी लड़कों की तरह इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस सारे क्षेत्रों में होती तो पुरुषों के लड़कियों को देखने का नजरिया अलग होता, क्योंकि पुरुषों को लड़कियों के अधीन, स्त्रियों के अधीन सार्वजनिक जीवन में तमाम जगहों पर काम करना पड़ता। हर 10 में से 5 ऑफिस में पुरुष बॉस, स्त्री बॉस होती, स्त्री बॉस होती, पुरुष को उसके अधीन काम करना पड़ता। तो पुरुषों में स्त्रियों के लिए सम्मान, अधीनता का भाव, कि स्त्री हमसे श्रेष्ठ है इसका भाव, इन सब तरह का भाव पैदा होता। पितृसत्तात्मक समाजों में लोग स्त्रियों को क्योंकि सार्वजनिक जीवन में कहीं नहीं देखते, तो उनके साथ ताकत, पावर, गरिमा, इस सब का बोध नहीं जोड़ पाते। कोई मेरी बॉस होगी तो उसके लिए मेरा रिस्पेक्ट बनेगा, मैं मानूंगा उससे श्रेष्ठ है। तो पितृसत्ता स्त्रियों को हीन बना देती है और उनके साथ वस्तुकरण का बर्ताव ही उनके साथ यौन हिंसा का जिम्मेवार है। अगर हमको 10 में से 5 पुलिस वाले स्त्रियां दिखने लगे रात में, सड़क पर, दिन में, यदि हमको आदत पड़ जाएगी कि स्त्रियां जो है वो टफ, हमको पकड़ ले, जेल भेज दें, चालान काट दें हमारा, तो आपको स्त्रियों की पावर का भी, उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा का भी अंदाजा होगा या उनका उसकी आदत पड़ेगी। हम कहेंगे स्त्रियों के साथ होने वाले यौन अपराध का कारण यह है स्त्रियां दूसरी उन भूमिकाओं में नहीं जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं।
स्त्रियों के प्रति पुरुषों के मन में सम्मान कम है। स्त्रियों की मूल पहचान उनकी शारीरिक पहचान है। पुरुष को जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं भाई क्या करता है, ये टीचर है, पढ़ाता अच्छा है, ये इंजीनियर है, डॉक्टर है। स्त्री को देखते हैं दिखती कैसी है, क्योंकि स्त्रियों को हमने जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में लीडरशिप नहीं दी। तो आप इस बात का जिक्र करते हुए कहेंगे कि समस्या छेड़खानी की पितृसत्ता कर रहे हैं। तो यहाँ डेटा देंगे दुनिया के उन्हीं राज्यों में यौन अपराध ज्यादा है जहां पितृसत्ता ज्यादा है। पूरे यूरोपीय देशों में स्त्रियां सार्वजनिक जीवन में काम करती हैं और वहां यौन अपराध सबसे कम है। इसका स्त्रियों के बाहर निकलने से स्त्रियों के अपराध का संबंध नहीं है, स्त्रियों के साथ होने वाले अपराध का संबंध पितृसत्ता से। और बुजुर्गों की इस बात को भी खारिज करेंगे, तो कहेंगे कि ये बात सही नहीं है। फिर हम कहेंगे जब स्त्रियां पढ़ेंगी लिखेंगी, कानून का ज्ञान पाएंगी, सार्वजनिक जीवन की संख्या ज्यादा होगी, सशक्तिकरण होगा, अभी वो अपने अधिकारों का ज्ञान होने पर इस तरह की यौन अपराधों के खिलाफ प्रतिरोध कर सकेंगे। ऐसी स्त्री जो पुरुष के ऊपर निर्भर है, जो अपनी आवाज नहीं उठा सकती है, जिसके अंदर आत्मविश्वास कम है, घरेलू जीवन तक सीमित है, पुरुष के प्रभाव और दबाव में हमेशा रही है, उसकी यौन हिंसा सहने की संभावना ज्यादा होती है। वो स्त्री जो कॉन्फिडेंट होती है, सार्वजनिक जीवन में जाती है, अपनी पहचान को लेकर आश्वस्त है, वो उसका प्रतिरोध करेगी। जितना स्त्रियां प्रतिरोध करेंगी यौन हिंसा का, उतना यौन हिंसा कम होगी। तक भी आपको देना है। जरा स्त्रियां बाहर निकलेंगी सार्वजनिक जीवन में, तो उन्हें क्या बनेगा? उनमें वर्गीय चेतना पैदा होगी, एकजुट होंगी। किसी ऑफिस में 50 स्त्रियां काम करेंगी, आपस में बात करेंगी। स्त्रियां अलग अलग घरों में कहते हैं तो आपस में बात ही नहीं करती, बात करती पुरुषों से। मजदूरों की एकता दुनिया में कैसे स्थापित हुई? क्योंकि मजदूर, किसान ये सार्वजनिक जीवन में एक दूसरे से मिलते थे। स्त्रियों की दिक्कत क्या है? ये वर्ग इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि अलग अलग घरों में कैद है। ये कोई ऐसी जगह नहीं जहां एक साथ मिलती हो। लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में स्त्रियां आएंगी, पढ़ाई लिखाई के लिए आएंगी, तो एक साथ मिलेंगी, तो उनमें अपने हित की चेतना पैदा होगी। तो बताया था आपको स्वार्थवाद में वर्गीय चेतना जब पैदा हो जाएगी तो ये सामूहिक ताकत का इस्तेमाल करके अपने खिलाफ अन्याय को तोड़ेंगे। जब आप अपराध के खिलाफ वर्गीय प्रतिरोध पाएंगे तो अपराध कम होना शुरू हो जाएगा। ये तर्क देकर भी आप समझाएंगे बुजुर्गों को। देखिए, बुजुर्गों के माध्यम से आप एग्जामिनर को तर्क दे रहे हैं, बुजुर्गों को क्या दे रहे हैं? आप दिखाएंगे कि असल में जिन राज्यों में पितृसत्ता नहीं है वहां यौन अपराध कम है। बुजुर्गों की बात गलत है। यौन अपराध स्त्रियों के बाहर निकलने से होता है। यौन अपराध की भारत के डेटा से पता चलता है कि यौन अपराध करने वाले ज्यादातर पुरुष स्त्रियों के परिचित हैं। इसका मतलब बाहरी पुरुष नहीं, तमाम परिचित पुरुषों के साथ यौन अपराध कर रहे हैं। आप कहेंगे कि वर्गीय चेतना विकसित होगी तो जैसे मजदूरों ने, किसानों ने क्रांति की दुनिया में अपने लिए हितों के लिए लामबंद हो गए, अनुसूचित जाति अपने हितों के लिए लामबंद हो गई और उनके साथ होने वाला जाति हिंसा खत्म हो गई, कमजोर हो गई। ठीक वैसे स्त्रियां भी जब वर्गीय चेतना पैदा करेंगी तो भी इसको कमजोर कर देंगी। फिर हम कहेंगे जब स्त्रियां साथ साथ स्कूल आएंगी, जाएंगी, बहुत सारी होंगी, तो उनके साथ छेड़खानी की संभावना कम होगी। जब 10, 20, 5, 4 स्त्री जाएगी तो उनके साथ छेड़खानी की संभावना ज्यादा होगी। स्त्रियों की संख्या जितनी स्कूल में बढ़ेगी, छेड़खानी की संभावना कम होगी। ये भी कहेंगे जब एक स्कूल में स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, एक दूसरे से परिचित होंगे, तो संभावना छेड़खानी की कम होगी। तो स्त्री परिचित होती है तो उसके साथ छेड़खानी की संभावना ज्यादा होती है। तो कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स आपको बनाने होंगे, इससे दिखाना होगा कि सार्वजनिक जीवन में निकलना स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए जरूरी है। तो उसी से उनकी छेड़खानी कम होगी, उसी से उनके साथ होने वाली यौन अपराध कम होंगे। स्त्रियों के पढ़ने लिखने से पुरुषों का रोजगार घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। आप ये भी कहेंगे स्त्रियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो कल को उनका विवाह फेल हो गया तो अपने पैर पर खड़ी हो सकेंगी। नहीं तो आज वो माता पिता पर फिर से आश्रित हो जाती है, उनके जीवन में तमाम तरह के इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं कर पाती है। घरेलू हिंसा का जिक्र करेंगे कैसे घरेलू हिंसा सहने के लिए स्त्रियां बाध्य होती हैं, क्योंकि उनके पास अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं होता। कि पढ़ेगी लिखेगी, नौकरी कर रही होगी तो घरेलू हिंसा कमजोर होगी। आप मिलकर मानसिक सुखवाद का भी इस्तेमाल करेंगे। पुरुषों की भलाई भी इसी में है कि स्त्रियां पुरुषों की शोषण का प्रतिरोध करें, इससे पुरुषों में संवेदनशीलता विकसित होगी। जो पुरुष शोषक हो गए हैं, स्त्रियों के साथ हिंसा करते हैं, तभी कम होगी जब स्त्रियां पुरुषों की बराबरी हासिल कर लें। उससे समतामूलक व्यवहार के कारण पुरुषों में संवेदनशीलता का, बौद्धिकता का विकास होगा, इससे पुरुषों का भी भला होगा। ये सारे आदमी फिर आपको तमाम उदाहरण देने, कल्पना चावला का उदाहरण देना है, किरण बेदी का उदाहरण देना है, इंदिरा नूई का उदाहरण देना है और कहना है कि स्त्रियां सार्वजनिक जीवन में जाती हैं तो खूब सफल होती हैं और उन्होंने दुनिया में स्त्रियों का बहुत भला किया है। तमाम ऐसी स्त्रियों का उदाहरण देना है गांव में जो अपने माँ बाप की ज्यादा केयर करती हैं, उनकी ज्यादा परवाह करती हैं, दिखाना है कि सशक्त हुई तो उन्होंने माँ बाप की केयर ज्यादा की। ऐसे तमाम तर्कों से आप समझाएंगे बुजुर्गों को पितृ तंत्रात्मक आवृत्ति जिसका वो समर्थन कर रहे हैं, असल में वही समस्या का सबसे बड़ा कारण है। स्त्रियों के साथ होने वाला वस्तुकरण, पितृसत्ता में उनको केवल एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने के कारण उनके साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहार, उनमें आत्मविश्वास की कमी, उनमें बहुत सारी भूमिकाओं में मौजूद ना होने के कारण पुरुषों का उनके प्रति एक रेखीय दृष्टिकोण, सार्वजनिक जीवन में बड़ी संख्या में ना होने पर अपने साथ होने वाले यौन अपराध का प्रतिरोध ना कर पाना, वर्गीय चेतना पैदा ना होना, इन सब कारणों से यौन अपराध हो रहा है। इसको रोकने के लिए स्त्रियों को पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, आत्मविश्वास ये सब देना होगा, इससे वो यौन अपराध से बाहर निकल। तो अब लड़कियों को की शिक्षा में व्यवधान डाले बिना लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? ये जो सवाल है इसमें आप कह सकते हैं भाई उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरुआत में कुछ कानूनी व्यवस्था के कदम, स्कूलों में इमोशनल इंटेलिजेंस की शिक्षा अनिवार्य कर देंगे जिससे बच्चों में संवेदनशीलता का विकास हो। जेंडर सेंसिटाइजेशन की शिक्षा शुरुआती कक्षाओं से बच्चों को दी जानी चाहिए उनकी आयु के अनुसार। स्त्रियों पुरुषों के बीच संवाद बढ़ाया जाना चाहिए स्कूलों में। स्त्रियों को मार्शल आर्ट और जो सेल्फ डिफेंस है उसके प्रशिक्षण की तकनीक सिखाई जानी चाहिए। इस तरह के तमाम उपाय बताएंगे, इनसे हम स्त्रियों को एम्पावर कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की मदद लेंगे, जेंडर सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम स्कूलों में चलाएंगे। यौन छेड़खानी करने वाले पुरुषों जैसे परीक्षा में नकल करने वालों को रस्टिकेट करते हैं, वैसे यौन छेड़खानी के आरोपी विद्यार्थी की पहचान करके उसमें शर्मिंदगी का भाव पैदा करना, उसको स्कूल से कुछ दिन के लिए बाहर करना, इस तरह की प्रक्रिया आप कह सकते हैं कि इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों का जो ग्रेड बनता है उसमें यौन अगर आपने दुर्व्यवहार किया है किसी का तो आपका ग्रेड कम होना चाहिए, तो जोड़ा जाना चाहिए आपके परफॉर्मेंस में। जैसे तमाम स्कूल हैं स्पोर्ट्स के मार्क्स जोड़ते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस देश में जेंडर अपराध ज्यादा वहाँ जेंडर सेंसिटाइजेशन की मार्क्स जोड़ी जानी चाहिए। वर्कशॉप होनी चाहिए जेंडर सेंसिटाइजेशन की। बच्चों को सिनेमा उनकी आयु के हिसाब से जो स्त्री सशक्तिकरण पर स्त्रियों की प्रॉब्लम से पुरुषों को परिचित करा सके, उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील बना सके। जैसे पर्यावरण की समस्या के लिए क्या करते हैं, पर्यावरण संवेदनशीलता पैदा करते हैं, वैसे लैंगिक संवेदनशीलता का विकास करना स्कूलों का काम होना चाहिए।
ये सब कह के आप कहेंगे इससे हम राज्य की भूमिका से, स्कूल की भूमिका से, समाज की भूमिका, समाज में कैंपेन चलाई जानी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टाइप कैंपेन का आपको जिक्र करना होगा, आपको सामाजिक सुधार की कुछ बात करनी होगी। तो ये सब बात बता के आप कहेंगे कि इसको हम समग्र रूप से समस्या का इस तरीके से समाधान करने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। ये 2015 का पेपर हम लोगों ने 2 कक्षाओं में करीब सॉल्व किया। मैंने लिखा नहीं कुछ, अगर मैंने लिखा होता तो अभी भी हम 14वें क्वेश्चन पर नहीं पहुंच पाए होते, 13वें पर होते। बहरहाल फिर भी 13वें क्वेश्चन में आपने देखा था, हमने लैंगिक समानता का इशू उठाया था, हमने सर्व शिक्षा के आदर्श में समावेशन का तर्क गढ़ा था। हमने कहा था कि इसमें विरासत और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान देना, किस लिहाज से, ये पर्यटन के दृष्टिकोण से, जिससे सीधे सीधे क्या जुड़ा है, रोजगार ये जुड़ा है, इसको देखने की बात कही थी। तो इस तरह की बातों को आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट कर दिए। कहा था कि जिस मामले में निर्णय आपका है उस मामले में उत्तरदायित्व आपको लेना पड़ेगा, इसलिए आप दूसरे से सलाह लेकर निर्णय लेंगे और उत्तरदायी आप बने रहेंगे, निर्णय उसका, उत्तरदायित्व आपका ठीक नहीं है। पहले भी कह चुके, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। और 14वें क्वेश्चन में आपने देखा हम लोगों ने क्या किया, यस मिल का तर्क क्या दिखाता है, स्त्रियों की शिक्षा और समानता इसके पुरुषों के हित में है, समाज के हित में है, राज्य के हित में। तर्क है ऐसे, पुरुषों के हित में कैसे है, ज्यादा संवेदनशील पुरुष, समाज के हित में क्या है, मानसिक क्षमता का विकास, राज्य के हित में कैसे है, अर्थव्यवस्था में समृद्धि, रोजगार में समृद्धि। दिखाया आपको यौन अपराध का कारण क्या है, ये पितृसत्ता है, स्त्रियों को घर तक सीमित कर देना है, ये भी दिखाया। इसका समाधान क्या है, इसका समाधान स्त्री शिक्षा, सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों की भूमिका, वर्गीय चेतना, ये सब है। तो ये आप इस तरह से कुछ आर्गुमेंट मैंने नोट कर दिए कि बाद में मान लीजिए आप फिर से क्लास को एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा, उससे आप फिर से ये तर्क याद कर पाएंगे। तो डिटेल में मैंने आपको ये एक तरह से स्टडी के बारे में उसके आर्गुमेंट बता दिए, इसमें मैंने दुविधा विधा और धारक वगैरह फिर से नहीं पहचाना, तो पहचानने पर ये बड़ा होता। तो यहीं रुकेंगे आज, फिर से अगली क्लास में 2016-17 की कुछ स्टडीज़ में करने की कोशिश करूंगा, उनको देखिएगा और उससे उम्मीद होगा कि धीरे धीरे आप अलग अलग तरह के स्टडीज़ में कंफर्टेबल हो सकेंगे। तो स्त्रियों के संबंध में लैंगिक स्टडी आए तो आज वाली की स्टडी याद रखिएगा, व्यवसाय में कोई स्टडी आए तो मिस्टर ए और एक्स वाली जो पहले की थी, और फिर आज या इससे पहले क्लास में फार्मास्यूटिकल कंपनी वाली की थी, तो उनसे आप व्यवसाय वाले स्टडीज को करिएगा। तो केस स्टडी का एक स्टडी बेसिकली टाइप को हल करने का नमूना है। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।